ये सब तब शुरू हुआ जब एक छोटी सी लड़की ने अनजाने में अपनी माँ को किसी दूसरे आदमी को चूमते हुए देख लिया था। उसे एक दृश्य ने उसके मासूम मन पर ऐसा गहरा घाव छोड़ दिया जो समय के साथ और भी गहरा होता चला गया। बड़ी होकर वही लड़की डोंगमी गंभीर एंजाइटिक डिसऑर्डर का शिकार हो गई। किसी पुरुष का जरा सा भी नजदीक आना उसके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर देता है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसने डोंगमी को जिंदगी से ही निराश कर दिया है। विडंबना ये है कि डोंगमी अब कोरिया यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक सफल मनोचिकित्सक बन चुकी है। उसने ना जाने कितने मरीजों को ठीक किया, लेकिन खुद के घाव पर मरहम लगाना उसके लिए भी असंभव है। वो एक पुरुष डॉक्टर के साथ रहती है जो उसके स्कूल के दिनों का भाई जैसा दोस्त है। उसी घर में एक और लड़का रहता है जो टूरेट सिंड्रोम से पीड़ित है। तीनों की जिंदगी अजीब तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक दिन डोंगमी को कांगो का फोन आया। उसने उसे अनुरोध किया कि वो उसकी जगह एक टॉक शो में हिस्सा ले ले। डोंगमी ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसे ऐसे कार्यक्रमों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तभी उसके प्रेमी चो का फोन आया। उसने बताया कि वही उस कार्यक्रम का डायरेक्टर है। चो ने बहुत मिन्नतें की और आखिरकार डोंगमी मना नहीं कर पाई। उधर फोन रखते ही चो के साथ कुछ अनहोनी हो गई। उसकी असिस्टेंट अचानक उसे गोदाम में खींच ले गई। जैसे ही दोनों अंदर गए वे एक दूसरे को चूमने लगे, लेकिन तभी तेज रोशनी पड़ी और किसी ने ये सब देख लिया। असिस्टेंट डर के मारे भाग गई और युवक शर्मिंदा हो गया। वो युवक है जुनहो, एक बेहद मशहूर उपन्यासकार जिसके लाखों प्रशंसक हैं। वो न सिर्फ हैंडसम है बल्कि बेहद रोमांटिक भी। मगर इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छिपी है। वो OCD से पीड़ित है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जुनहो के जन्मदिन पर एक भव्य पार्टी रखी गई। उसी दिन उसका भाई जेल से छूट कर आया, जिसने पहले अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। पार्टी में उसने हिंसा की, जुनहो को बुरी तरह पीटा। फिर भी जुनहो ने उससे माफी मांगने की कोशिश की। अंत में उसके भाई को जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में फिर से 30 महीने की सजा हो गई। इधर डोंगमी टीवी स्टेशन पहुंची जहां उसे एक महिला असिस्टेंट लेने आई। दोनों जल्दी ही घुल मिल गई। बातचीत के दौरान जुनहो का जिक्र आया। डोंगमी ने कहा कि अब वो सिर्फ हॉरर नॉवेल लिखता है, इसीलिए उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। असिस्टेंट ने उसकी तारीफ की, मगर डोंगमी अब भी उदासीन है। अचानक असिस्टेंट ने कहा कि चीहो ने बताया तुम्हें सेक्स से डर लगता है। डोंगमी ने शांति से उसे समझाया कि ये डर असल में लगाव और असुरक्षा से जुड़ा है। इसके बाद असिस्टेंट उसे मेकअप रूम ले गई। जुनहो ने असिस्टेंट को पहचान लिया, वही लड़की जो पहले गोदाम में थी। डोंगमी के अंदर आते ही उसने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। जुनहो थोड़ा चौंका क्योंकि उसे बताया गया था कि शो में एक पुरुष डॉक्टर आएगा। डोंगमी ने सहजता से स्थिति संभाल ली और कहा कि उम्मीद है उसे महिला डॉक्टर से निराशा नहीं होगी। जुनहो मुस्कुराया और बोला कि वो आने वाली बहस का इंतजार कर रहा है। बाहर जाते समय डोंगमी ने देखा कि जुनहो मेकअप आर्टिस्ट को घूर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, आखिर पुरुष ऐसे ही होते हैं, और व्यंग में हंस दी। स्टेज पर जाने से पहले डोंगमी थोड़ी घबराई हुई है। जुनहो ने उसे गहरी सांस लेने की सलाह दी। डोंगमी ने उसे हल्के में लिया। जुनहो को उसका यह रवैया थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए उसने विनम्रता से पूछा कि कहीं उसने उसे असहज तो नहीं किया। डोंगमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक उलझी सी मुस्कान दे दी। स्टेज पर चढ़ते वक्त डोंगमी लड़खड़ा गई, लेकिन जुनहो ने समय रहते उसे संभाल लिया। वो शर्माते हुए कुर्सी में बैठ गई। जुनहो ने उसे ढांढस बंधाने के लिए आंख मारी। उसे ये सब दिखावा लगा, जिससे वो और चढ़ गई। कार्यक्रम शुरू होते ही दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। चालाकी से जुनहो ने डोंगमी को विजेता बना दिया और उसका प्रचार भी किया। फिर भी डोंगमी संतुष्ट नहीं हुई। उसने तुरंत एक कठिन सवाल पूछ लिया। 2 कागज दिखाए जिन पर मौत लिखी है और पूछा कि अगर कैदियों से झूठ कहा जाए कि एक कागज पर जिंदगी लिखा है और अगर उसने जिंदगी वाला कागज चुना तो वो कैसे बचेगा। इस सवाल ने जुनहो को सच में मुश्किल में डाल दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा कि वो जवाब ढूंढकर उसे फोन करेगा, वो बस अपना नंबर दे दे। कार्यक्रम जोरदार तालियों के साथ समाप्त हुआ। दर्शक जुनहो को घेर कर ऑटोग्राफ लेने लगे। उसने डोंगमी को रोकना चाहा, लेकिन वो बिना सुने चली गई। बाहर चो आया और उसकी तारीफ की। कॉफी के लिए बुलाया, लेकिन डोंगमी ने अस्पताल का बहाना बनाकर मना कर दिया। जाते जाते चो ने उसे अलविदा कहकर चूमना चाहा, मगर उसने उसे धक्का दे दिया। चो ने याद दिलाया
कि उनके रिश्ते को लगभग 300 दिन हो चुके हैं और उसने होटल बुक करने की बात भी कही। डोंगमी ने चुपचाप से हिला दिया। उसी वक्त जुनहो भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर डोंगमी ने ड्राइवर से तुरंत गाड़ी चलाने को कहा। वो किसी भी तरह से जुड़ना नहीं चाहती। जुनहो ने चिहो से उसका नंबर मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि डोंगमी का बॉयफ्रेंड है। जुनहो को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि जिस तरह से वो पेश आती है, उसने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया और जो वो अपना गुस्सा बस दिल में दबाकर ही रह गया। रात के खाने के दौरान जुनहो बार की ओर गया। वहीं उसने देखा कि डोंगमी अकेले ही धीमी धुन पर नाच रही है। उसकी आंखों में ना कोई खुशी है ना उदासी, बस एक अजीब सी तन्हाई। जुनहो ने एक टुकड़ा डेजर्ट खाया ही था कि अचानक उसे उसी कठिन सवाल की याद आ गई जो डोंगमी ने उससे शो में पूछा था। वो चुपचाप उसके पीछे गया और उसके हाथ में बियर की एक बोतल थमा दी, लेकिन डोंगमी ने ना शुक्रिया कहा ना वो मुस्कुराई, बस उसे वहीं छोड़कर चली गई। जुनहो घबराकर उसके पीछे दौड़ा और इस बार उसके सामने 2 मिनट्स बढ़ा दिए। यही था उसके सवाल का जवाब। कठिन सवालों के जवाब भी आसान नहीं होते। डोंगमी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना समझदार निकलेगा। उसने उसका जवाब स्वीकार कर लिया। फिर भी वो उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं बनाना चाहती। वो जाने ही वाली थी कि अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अगले ही पल उस आदमी ने डोंगमी को जोर से धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। वो आदमी चिल्ला रहा है, नरक में जाओ। इतना कहकर उसने पास पड़ा कूड़ेदान उठाया और उस पर वार करने ही वाला था कि उसी पल जुनहो ने आगे बढ़कर उसे लात मार दी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जुनहो उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक डोंगमी ने पीछे से एक फूलदान उठाकर जुनहो के सर के पिछले हिस्से पर दे मारा। फिर वो दूसरे आदमी की ओर मुड़ी और शांत होने को कहा, मगर वो आदमी घबराया हुआ है। वो चिल्लाया कि वो दोबारा अस्पताल नहीं जाना चाहता और डर के मारे वहां से भाग गया। डोंगमी तुरंत पलटी और जुनहो की चोट देखने लगी। घाव गंभीर नहीं है, ये देखकर उसने राहत की सांस ली और बिना कुछ कहे उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ी। उधर जुनहो को चक्कर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। फिर भी वो उनके पीछे दौड़ पड़ा। तीनों तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच सड़क पर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। वो आदमी जान की परवाह किए बिना सड़क के बीच में भाग रहा है और डोंगमी ठीक उसके पीछे। जब जुनहो सड़क पार कर ही रहा था तो एक कार उसे टक्कर मारते मारते बची। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया। हालात देखकर जुनहो ने उससे माफी मांग ली। उधर वो आदमी सड़क किनारे खड़ी एक कार चुराकर भाग गया। जुनहो ने डोंगमी से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। डोंगमी अनिच्छा से कार में बैठी और उसे उस आदमी का पीछा करने में मदद मांगी। जुनहो ने पूछा कि वो उसकी मदद क्यों करे। तब डोंगमी ने बताया कि वो आदमी स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है। वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी। ये सुनकर जुनहो मान गया। डोंगमी ने तुरंत अस्पताल और पुलिस को फोन किया। तभी उसकी नजर जुनहो के गर्दन के पीछे बहते खून पर पड़ी। वो घबरा गई और उससे उंगलियां दिखाने को कहा। सौभाग्य से वो अब भी होश में है। कुछ देर बाद वो आदमी एक चट्टान के किनारे फिसलने वाला था। तभी जुनहो ने बिना सोचे समझे अपनी कार आगे बढ़ा दी और उसका रास्ता रोक लिया। डोंगमी ने मरीज के लिए सेडेटिव निकाला। थोड़ी ही देर में उसे काबू कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। वापस लौटते समय जुनहो ने कहा कि कार में पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए वो अभी नहीं जा सकते। डोंगमी ने एक एम्बुलेंस को फोन करके बताया कि वहाँ सर में चोट लगा एक व्यक्ति है। जुनहो को लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए उसने उसे पूछा कि वो क्या करने वाली है। डोंगमी ने बस इतना कहा कि तुम्हें भी पता चल जाएगा। ये कहकर उसने अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। जुनहो ने घबरा कर आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचा, क्या ये मुझे कोई सरप्राइज देने वाली है। लेकिन जब उसने आंख खोली तो वो बेहद निराश हुआ। उसने गलत समझा था। डोंगमी ने उसे घुटनों के बल बैठने को कहा। जुनहो कुछ समझ नहीं पाया। तब उसने बताया कि उसकी गर्दन के पीछे गंभीर चोट लगी है। जुनहो ने कॉलर देखा और खून देखकर चौंक गया। डोंगमी ने तुरंत समझाया कि उसने उसे इसीलिए मारा क्योंकि वो किसी और की जान बचा रही थी। वो चाहती थी कि उस पर कोई केस ना हो। जुनहो को यकीन नहीं हुआ। डोंगमी ने डिसइंफेक्टेंट निकाला और उसके जख्मों पर डाल दिया। फिर पट्टी बांधने लगी, लेकिन एक हाथ से वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसी दौरान उसकी शर्ट जमीन पर गिर गई। तभी जुनहो ने देखा कि डोंगमी का बायां कंधा डिस्लोकेट हो गया है। असल में बार में उसी आदमी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, लेकिन वो अब तक खुद को संभाले हुए थी। पट्टी बांधते बांधते उसकी ताकत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी।
जुन्हो ने उसे उठाया और मदद ढूंढने लगा। धूप में उसे वो बेहद मासूम और प्यारी लगने लगी, शायद इसीलिए भी क्योंकि वो भी बुरी तरह घायल था। मदद मिलने से पहले ही वो भी जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली और वो अस्पताल से बाहर आया तो डोंगमी जा चुकी थी। जाते जाते वो उसे एक चिट्ठी छोड़ गई जिसमें उसने उससे अकाउंट नंबर मांगा है ताकि वो पैसे ट्रांसफर कर सके। जुन्हो हैरान रह गया, ना कोई धन्यवाद ना कोई सहानुभूति। गुस्से में उसने चिट्ठी जमीन पर फेंक दी, फिर रुककर उस चिट्ठी को उठाई और उसे फोन किया। ऐसा लगा जैसे डोंगमी को पहले से ही अंदाजा था। उसने सीधे मुद्दे पर आने को कहा। साफ है कि वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। जुन्हो ने मिलने की बात की ताकि सब कुछ ठीक से खत्म किया जा सके, लेकिन डोंगमी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जुन्हो की कंपनी पहुंचने की कुछ ही देर बाद उसकी असिस्टेंट घबराई हुई उसके पास आई और एक बुरी खबर सुनाई। मशहूर लेखिका पुल इपी, जो कभी जुन्हो की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ने उसके उपन्यास की कहानी पूरी चुरा ली है। हैरानी की बात यह है कि कहानी शब्द दर शब्द बिल्कुल एक जैसी है। इतना ही नहीं, उसने उल्टा जुन्हो पर ही केस कर दिया और दावा किया कि उसी ने उसका आइडिया चुराया है। ये सुनते ही जुन्हो का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा कि किसी अच्छे वकील को ढूंढकर पुलिपी पर मुकदमा किया जाए, लेकिन मीटिंग के दौरान उसके भाई तायांग ने विरोध किया। उसने कहा कि अगर केस किया गया तो इससे पुलिपी को और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाएगी। जुन्हो ने गुस्से में कहा कि उसके दस्तावेज किसी ने चुराए हैं। इस पर तायांग ने शक भरी नजर से उसे देखा और बोला, शायद तुमने खुद ही रिश्ते में रहने के दौरान उसे ये दे दी हो। जुन्हो को अपने होश पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि पुलिपी किसी भी हाल में ऐसी किताब लिख ही नहीं सकती। तायांग की नजरें अचानक कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ये देखकर असिस्टेंट को एहसास हो गया कि शक की सुई उसकी ओर घूम रही है। वो तुरंत खड़ी हुई और बोली कि वो कभी अपने बॉस से गद्दारी नहीं कर सकती। जुन्हो ने भी उस पर भरोसा जताया। उसने असिस्टेंट को आदेश दिया कि वो वकील के साथ प्रिंटिंग फैक्ट्री जाकर कोई सबूत ढूंढ लाए। इसी दौरान जुन्हो ने तायांग से पूछा कि क्या उसने उसके लिए नया घर ढूंढा है। तायांग ने बताया कि पास ही एक बड़ा घर है, लेकिन वहां पहले से 3 लोग रहते हैं। जुन्हो ने मना कर दिया कि वो किसी के साथ नहीं रहना चाहता। तायांग ने हंसते हुए कहा कि वहां रहने वाले लोग वैसे भी आम लोग जैसे नहीं हैं। 2 साइकियाट्रिस्ट और उनके साथ एक युवक रहता है जिसे टूरेट सिंड्रोम है। तायांग को लगा कि ऐसे लोग जुन्हो के लिए लिखने की प्रेरणा बन सकते हैं। ये कहते हुए तायांग ने उसे एक वीडियो दिखाई। वीडियो में अचानक डोंगमी दिखाई दी। उसकी जिंदगी से भरी मुस्कान देखकर जुन्हो के चेहरे पर भी कई दिन बाद सच्ची मुस्कान उभरी। जुन्हो ने तायांग से कहा कि वो पुलिपी से संपर्क करे, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से टालता रहा। जुन्हो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने तायांग की कार मांगी। कार में बैठते ही उसकी नजर गूगल मैप्स पर पड़ी। वहां जो पता सेव है वो पुलिपी के घर का पता है। इस पल से जुन्हो के मन में तायांग को लेकर शक पैदा हो गया। कुछ दिन बाद जुन्हो उस घर पहुंचा जिसे तायांग ने ढूंढा था। दरवाजा खुला और सामने डोंगमी खड़ी है। उसे देखकर जुन्हो हैरान रह गया। उधर डोंगमी भी दरवाजे पर खड़े उस खूबसूरत से चेहरे को कुछ पल के लिए देखकर स्तब्ध रह गई। जुन्हो मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, हमें फिर मिलना ही है। वो अंदर चला गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, उसने देखा कि कांगसुक सुकुआंग का इलाज कर रहा है। इलाज का तरीका देखकर जुन्हो चौंक गया और थोड़ी झेप के साथ अपने कमरे में लौट आया। कुछ देर बाद कांगसु और सुंक्यांग डोंगमी के कमरे में आए। सुक्यांग ने बताया कि उसे टूरेंट सिंड्रोम है और पहले उसे दिन में 12 बार अटैक आते थे। कांगसु से इलाज मिलने के बाद उसकी हालत काफी सुधर गई है। सुक्यांग ने जुन्हो से हाथ मिलाने की कोशिश की। जुन्हो ने शालीनता से हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल सुक्यांग के मुंह में धमकी से भरे शब्द निकल गए। जुन्हो चौंक गया मगर पीछे नहीं हटा। ये देखकर कांगसुक ने तुरंत समझाया कि सुक्यांग की बीमारी कभी भी अचानक उभर सकती है और वह अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसके शब्दों में कोई बुरी नीयत नहीं है। इसी अजीब माहौल के बीच अचानक डोंगमी जुन्हो के पीछे आ खड़ी हुई। वो उसके कमरे में गई और चारों ओर देखने लगी। कमरे की सटीक साज सज्जा देखकर उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि जुन्हो ओसीडी से पीड़ित है। जुन्हो ने इनकार नहीं किया। फिर जुन्हो ने डोंगमी का कमरा देखने की इच्छा जताई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा वैसा ही बिखरा हुआ निकला जैसा उसने सोचा था। डोंगमी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जुन्हो मुस्कुराया।
उसके हिसाब से ये लेन देन है। अगर कोई उसके कमरे में आया है तो वो भी सामने वाले के कमरे में जाएगा। डोंगमी ने जानबूझकर उसके नोवेल के चोरी होने की बात छेड़ दी। उसने ताना मारते हुए कहा कि वो कोई आदर्श चोर है। ये सुनते ही जुनहो की आंखों में एक पल के लिए खतरनाक चमक आ गई। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, फिर अचानक उसके बेहद नजदीक आकर उसके दांत में फंसा खाना निकाल दिया। डोंगमी बुरी तरह शर्मिंदा हुई और कमरे की हवा अचानक बेहद भारी हो गई। अगले दिन जुनहो को तायांग का एक मैसेज मिला। उसने लिखा कि पुलिपी इस समय प्रचार में बहुत व्यस्त है, इसीलिए वो जुनहो से मिलने का समय नहीं निकाल सकती। ये पढ़कर जुनहो को और भी संदेह हुआ। उसने तय किया कि वह खुद एक बार पुलिपी के घर जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलट था। पुलिपी के घर पर पहले से तायांग मौजूद है। कमरे के भीतर तायांग पुलिपी को दिलासा दे रहा है। वो कह रहा है कि उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जुनहो उस पर पूरा भरोसा करता है। वो जरूर जुनहो को मना लेगा कि वो उस पर किया गया केस वापस ले ले। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। तायांग घबरा गया और तुरंत पीछे छिप गया। बाहर जुनहो खड़ा है। उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने शांत स्वर में कहा कि वो दरवाजा तोड़ना नहीं चाहता, बस पुलिपी से जल्दी खोलने को कहा। काफी देर तक जब कोई जवाब नहीं मिला, जुनहो किसी को बुलाने ही वाला था कि तभी पुलिपी घबराई हुई बाहर निकली। उसी पर जुनहो की नजर मेज पर रखे पानी के गिलास के तल पर पड़ी। वो समझ गया कि कमरे में वहां और भी कोई मौजूद है। उधर तायांग खिड़की के बाहर दीवार से लटका हुआ है। जुनहो ने सीधे सवाल किया, लेकिन पुलिपी ने चोरी से साफ इनकार कर दिया। वो जिद पर अड़ी रही कि कहानी पूरी तरह उसकी अपनी सोच है। जुनहो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि उसे पूरा हुनर आता है बेशर्मी को आत्मविश्वास के पर्दे में छिपाने का। पुलिपी बोली कि उसका पहला उपन्यास है और वो उसके एक एक शब्द को याद कर सकती है। जुनहो ने तुरंत उसे कहानी सुनाने को कहा, लेकिन वो एक भी पंक्ति नहीं बोल पाई। जुनहो ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खिड़की के पास ले गई और नीचे खड़ी तायांग की कार दिखा दी। उसी वक्त पुलिपी समझ गई कि अब कुछ भी छुपाना बेकार है। सच तो ये है कि जुनहो को शुरू से ही तायांग पर शक था, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका अपना भाई भी उससे गद्दारी कर सकता है। अब पुलिपी ने सच्चाई छिपाने की कोशिश छोड़ दी। उसने उल्टा जुनहो पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो बोली कि जुनहो ने कभी उसकी रचनाओं को गंभीरता से नहीं पढ़ा। जुनहो ने साफ कहा कि उसका काम सिर्फ उसी का नहीं बल्कि कई जगहों से चुराया गया है, मगर उसने ये बात अभी तक वकील के सामने नहीं रखी थी। वो एक दूसरे को 3 साल से जानते थे, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ 2 महीने एक दूसरे के साथ बिताए। जुनहो ने कहा कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त समझता रहा। आज जाकर उसे समझ आया कि उनके रिश्ते का असली मतलब क्या था। उस दिन जुनहो को एक साथ 2 विश्वासघात सहने पड़े, एक उसकी प्रेमिका से और दूसरा उसके सबसे करीबी इंसान से। इससे उसका गुस्सा फूट पड़ा। नीचे उतरते ही उसने गुस्से में तायांग की कार तोड़ दी। उसका इरादा बस यही तक था, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा। तायांग अब भी खिड़की के बाहर चिपका हुआ था। इसके बाद जुनहो ने अपने असिस्टेंट को फोन किया और केस वापस लेने को कहा। उसने कहा, इसे पुलिपी के लिए आखिरी तोहफा समझ लो। उस शाम जुनहो डोंगमी के साथ घर लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही वे चौंक गए। वहां पहले से बहुत सारे लोग जमा हैं। दरअसल सब मिलकर फुटबॉल मैच देखने आए हैं। डोंगमी जैसे ही अंदर आई, उसने चो को देखा और दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे के गले लग गए। ये दृश्य जुनहो को हैरान कर गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चो ही डोंगमी का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद डोंगमी ने घूमकर असिस्टेंट मिन्योंग को भी गले लगाया। ये देखकर जुनहो और भी उलझन में पड़ गया। उसे अचानक चो और मिन्योंग का वही पुराना किस वाला दृश्य याद आ गया। जुनहो समझ ही नहीं पा रहा कि इन सबके बीच असली रिश्ता क्या है। थोड़ी देर बाद चो ने चुपके से कमरे की चाबी डोंगमी की जेब में डाल दी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज हमारे रिश्ते के 300 दिन पूरे हो गए, इसीलिए आज की रात बहुत खास होने वाली है। उसी वक्त सुक्यांग आगे आया और उन सब के बीच के उलझे रिश्तों की परतें खोलने लगा। उसने बताया कि कांगसू और योंगजिन कभी पति पत्नी थे, लेकिन अब तलाक ले चुके हैं। कांगसू ही डोंगमी का पहला प्यार था। नशे की हालत में डोंगमी का पहला चुंबन भी उसी के साथ हुआ था। हैरानी की बात यह है कि सुक्यांग का पहला चुंबन भी डोंगमी के साथ ही हुआ था। उधर चो और मिन्योंग भी एक दूसरे के पहले प्यार है। सुक्यांग की ये सारी बातें सुनकर जुनहो का सर चकराने लगा। वो पहले से जानता है
कि इस घर में रहने वाले लोग सामान्य नहीं हैं, लेकिन हालात इतने उलझे और बेतुके होंगे ये उसने कभी नहीं सोचा था। अपने सीधे सपाट स्वभाव के कारण उसने बिना झिझक अपनी शंका जाहिर कर दी। उसने कहा कि शो वाले दिन उसने चो और मिन्योंग को बैक स्टेज में एक दूसरे को जोश में चूमते हुए देखा था। ये सुनते ही डोंगमी ने झट से टीवी बंद कर दी और गुस्से में उन दोनों की ओर देखने लगी। उसने पूछा, क्या तुमने मेरी पीठ पीछे मिन्योंग को चूमा था? मिन्योंग ने अनजान बनने की कोशिश की। डोंगमी ने कहा कि ये सब जुनहो ने अपनी आंखों से देखा है। चो कुछ सफाई देना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे पाए। कांगसुक ने एक नजर में सच्चाई समझ ली और सबको घर जाने को कह दिया। आखिरकार मिन्योंग ने भी सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो हमेशा से चो को पसंद करती थी और चो ने भी कहा था कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनते ही बाकी लोग मिन्योंग को जबरदस्ती वहां से ले गए। सुक्यांग गुस्से में चो को मारने दौड़ा। कांगसू ने जुनहो को उसे रोकने को कहा। जुनहो चो को बाहर ले गया और जाते जाते उसे माफी मांगना भी नहीं भूला। उस दिन के बाद से घर के सभी लोग चो से दूरी बनाने लगे। जैसे ही चो दिखाई देता सब वहां से चले जाते। चो को लगने लगा कि ये सब डोंगमी जानबूझकर कर रही है। अगले दिन वो उसका अस्पताल पहुंचा। डोंगमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गई। मुड़ते समय वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। चो ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, लेकिन डोंगमी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। दिल टूटने की वजह से वो बस रोते हुए वहां से चली गई। शाम को जुनहो एक बोतल शराब लेकर डोंगमी को सांत्वना देने आया। डोंगमी ने ठंडे स्वर में पूछा कि वो क्या चाहता है। जुनहो ने कहा कि उसकी हालत भी उसी जैसी है, उसे भी अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त ने धोखा दिया है। डोंगमी ने गिलास बढ़ाया और कहा उसे भर दे। जैसे ही जुनहो अपनी गिलास भरने लगा, डोंगमी ने अचानक शराब उसके चेहरे पर उछाल दी। उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो उसे चेतावनी देने लगी और अपने कमरे में लौट जाने को कहा, लेकिन जुनहो जिद पर अड़ा रहा और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर दस्तक देता रहा। गुस्से में डोंगमी ने दरवाजा खोला। अगले ही पल जुनहो ने भी उसके चेहरे पर शराब उछाल दी। वो व्यंग से बोला कि वो उतना ही लौटाता है जितना उसे मिलता है। रूममेट होने के नाते उसने उसे सलाह दी कि वो अपनी आदत बदले, वरना पुरुष उसे बार बार छोड़ते रहेंगे। डोंगमी गुस्से से कांप रही है, फिर भी उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर चलना चाहा, कालीन पर उसका पैर उलझा और वो जमीन पर गिर पड़ी। डोंगमी ने तुरंत अलार्म बजा दिया और सबको बुलाकर जुनहो को घर से निकालने के लिए वोट कराने की मांग की। वो दरवाजा लात मारकर खोलते हुए चिल्लाई कि जुनहो को तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। कांगसुक और सुक्यांग भी वहां गए। कांगसुक ने दोनों को थोड़ा समय लेने की सलाह दी, लेकिन डोंगमी नहीं मानी। उसने सबको वोट देने को कहा। सुक्यांग ने बिना शर्त उसका साथ दिया। आखिरकार जुनहो को घर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। उसने डोंगमी से पूछा कि ऐसा क्यों, जबकि वो 2 महीने का किराया पहले ही दे चुका है। डोंगमी ने कहा कि वो अब उसके जैसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके मुताबिक सामान्य लोग मुश्किल में पड़ने पर अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ रहकर उसे एहसास हुआ कि जुनहो सामान्य नहीं है। उसने उसे एक शिकारी कहा जो किसी औरत पर नजर डालते ही हर तरीके से उसे अपने बिस्तर पर लाने की कोशिश करता है। जुनहो बस हंस सका। उसे समझ आ गया कि डोंगमी को लगता है कि वो उसमें दिलचस्पी रखता है। उसने तंज कसते हुए कहा कि वो खुद को कितना आकर्षक समझती है। डोंगमी ने पलट कर कहा कि शिकारी शिकार की सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि भूख के लिए शिकार करता है। जुनहो ने जवाब दिया कि वो इतना भूखा नहीं है। डोंगमी ने मजबूर होकर कहा कि वो किसी भी हालत में उसके साथ नहीं सोएगी। जुनहो ने गुस्से में कहा कि उसे ऐसा कहने की जरूरत नहीं, अगर वो कभी चाहता भी तो वो मना कर सकती थी। उसने व्यंग किया कि शायद वो डरती है कि कहीं वो खुद चलकर उसके बिस्तर तक ना पहुंच जाए। बात बढ़ते बढ़ते उसने उसके बॉयफ्रेंड का जिक्र भी कर दिया। डोंगमी को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसका रवैया घमंडी सा लग रहा है। जुनहो ने कहा कि शायद वो उसकी बातों पर भरोसा ना करे, लेकिन उसे खुद से भी नफरत है। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसे छोड़ गया। ये सुनकर डोंगमी का दिल थोड़ा पसीज गया। तभी जुनहो ने कहा कि वो घर छोड़ देगा, लेकिन उसे 4 दिन चाहिए। जाते जाते उसने ये भी कह दिया कि कांगसुक को अपनी क्लिनिक भी बदलनी पड़ेगी। डोंगमी उलझन में पड़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब कांगसुक ने सच्चाई बताई, ये पूरी इमारत जुनहो की ही है। इसके बाद उसने ये भी बताया कि सुक्यांग को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस कॉफी शॉप में वो काम करता है वो भी जुनहो का ही है। इस अजीब और असहज हालात में तीनों किसी समाधान के बारे में सोचने लगे। कांगसुक ने डोंगमी को डांटा
और कहा कि असली समस्या चो और उसके बीच थी, फिर सारा गुस्सा जुनहो पर क्यों उतारा गया। डोंगमी ने तर्क दिया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए उसे उन्हें निकालने का कोई हक नहीं। इस पर कांगसुक जोर देकर बोला कि उसकी क्लिनिक का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म हो रहा है और आसपास की दूसरी जगहों के मुकाबले ये जगह सबसे सस्ती है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और हर किसी के चेहरे पर आने वाली तूफान की आहट साफ दिखाई देने लगी। कुछ ही समय बाद चो फिर से डोंगमी को ढूंढने आ पहुंचा। डोंगमी उसका सामना नहीं करना चाहती, लेकिन वो बाहर खड़ा लगातार उसे पुकारता रहा। डोंगमी समझ चुकी है कि अगर इस रिश्ते को यही खत्म करना है तो भागने से कुछ नहीं होगा। अंततः वो बाहर निकल आई। चो ने सफाई देते हुए कहा कि मिन्योंग उससे एक तरफा प्यार करती है। एक पार्टी के बाद वो उसे घर छोड़ने गया और वहीं वो सब हो गया। उसने कहा कि दिल से वो सिर्फ डोंगमी से प्यार करता है। चो ने ये भी बताया कि जिस दिन जुनहो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, उस दिन भी पहल मिन्योंग ने ही की थी। वो उस पल वहां से जाना चाहता था। चो ने जोर देकर कहा कि वो कभी भी डोंगमी से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन डोंगमी का दिल नहीं पिघला। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं चाहती। चो ने उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक उसे चूमने की कोशिश की। डोंगमी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और जोर से धक्का दिया। ऊपर खड़ा जुनहो ये सब देख रहा है। अपमान और गुस्से में चो ने डोंगमी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वे 300 दिन से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी वे अब तक एक नहीं हुए। उसने दावा किया कि उसने सिर्फ प्यार की वजह से धैर्य रखा था। ये बात डोंगमी के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचा गई। डोंगमी ने कांपते आवाज में कहा कि उसने उसे अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताया था। उसने 20 सालों तक अपनी माँ को किसी और के साथ धोखा करते हुए देखा। इसी वजह से उसके मन में सेक्स को लेकर इतनी घृणा बैठ गई है। लोगों को प्यार में वो धड़कन अच्छी लगती है जो दिल को हिला देती है, लेकिन डोंगमी को वही एहसास सबसे ज्यादा डरावना लगता है। असल में वो खुद इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहती है। ये सुनकर चो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उससे इस बार माफ कर देने की भीख मांगने लगा। डोंगमी ने बेबसी से कहा कि वो किसी ऐसे इंसान को स्वीकार नहीं कर सकती जिसने उसका भरोसा तोड़ा हो। उसने साफ कहा कि आज के बाद वो उसे आखिरी बार देख रही है। ये कहकर वो अपने कमरे में लौट आई। कमरे में पहुंचते ही उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। वो पूरी तरह भीग चुकी है। ऊपर वाले कमरे में जुनहो अलमारी खोलकर कुछ पल रुका। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या उसे डोंगमी को तौलिया देना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर बाद डोंगमी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने जमीन पर 3 तौलिया देखे। उसने अनायास ही जुनहो के कमरे की ओर नजर उठाई। उसके ठंडे शरीर में अचानक एक हल्की सी गर्माहट उतर आई। अगली सुबह जुनहो बहुत जल्दी उठ गया। उसने पूरे मन से एक शानदार नाश्ता तैयार किया, यहाँ तक कि प्लेटों की सजावट भी बिल्कुल सटीक है। जब डोंगमी किचन में आई तो उसने उसके लिए एक पानी का गिलास रखा। टेबल पर सजा नाश्ता देखकर सब चौंक गए। कांगसुक को लगा कि शायद जुनहो ने समझौता कर लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सब जुनहो की तरफ से एक फेयरवेल पार्टी है। जुनहो ने कहा कि वे खाना खाकर प्लेट वहीं छोड़ दे, वो खुद साफ करेगा। तीनों में से कोई भी उसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तब डोंगमी ने सुझाव दिया, रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं, जो हारेगा वही जुनहो से बात करेगा। और हमेशा की तरह डोंगमी हार गई। कुछ देर बाद डोंगमी और कांगसुक जुनहो के कमरे के सामने खड़े हैं। डोंगमी ने साहस जुटाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन किराए और घर की बात छेड़ना उसके लिए बेहद मुश्किल है। उसने बात बदलकर अस्पताल के एक मरीज की बात करने लगी, एक युवा जो दिन भर सिर्फ इंसानी शरीर के गुप्त अंगों के चित्र बनाता रहता है। डोंगमी उसके मन को समझ नहीं पा रही। उसने जुनहो से पूछा कि वो क्या सोचता है। जुनहो ने शांत स्वर में कहा कि वो बस एक चित्र है, उसने किसी को मारा नहीं, ना किसी को चोट पहुंचाई है। ये सुनकर डोंगमी को समझ आ गया। उसने उसकी सोच की तारीफ की और वो भूल ही गई कि उसे असल में क्या कहना था। इसके बाद डोंगमी अस्पताल चली गई। उसने उस युवक का इलाज शुरू किया। उसने कहा कि वो उसकी भावनाओं को समझ सकती है। युवक ने स्वीकारा कि वो ये चित्र नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। अगर वो ना बनाता तो उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाते हुए देखा था। ये वही दृश्य है जो उसके मन में जहर बनकर उतर गया है। डोंगमी चुपचाप सुनती रही, मानो किसी और की कहानी में वो खुद को ही देख रही हो। रात हो चुकी है। बस की खिड़की से बाहर भागती हुई रोशनियां देखती हुई डोंगमी
कानों में जुन्हो का रेडियो प्रोग्राम लगाए बैठी है। उसकी आवाज शांत है लेकिन शब्दों में गहराइयां है। वो कह रहा है कि मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों को समाज अक्सर कमजोर समझकर नीचा दिखाता है, लेकिन अगर कोई उनके जीवन की कहानी सुन ले तो उसे एहसास होगा कि उन्होंने कितनी पीड़ा सही है। डोंगमी पूरी तरह जुन्हो की बात से सहमत है। पहली बार उसके दिल में उसके लिए सहानुभूति ने जन्म लिया। कांगसू का मैसेज आया नए घर की तलाश के बारे में। मजबूरी में डोंगमी ने जुन्हो को मैसेज किया और उसे ड्रिंक के लिए बुलाया। आश्चर्य की बात है कि जुन्हो ने तुरंत खुशी खुशी हामी भर दी। थोड़ी देर बाद सड़क पर चलते हुए जुन्हो की मुलाकात कांगसुक और डोंगमी से हो गई। उसने डोंगमी से कहा कि वो उसे माफी मांगे। कांगसुक समझ गया कि दोनों के बीच की बर्फ पिघलने वाली है, इसीलिए वो चुपचाप पीछे हटने लगा। डोंगमी ने जुन्हो से माफी मांगी, लेकिन उसे लगा कि उसमें सच्चाई की कमी है। डोंगमी ने कहा कि वो बस इतना ही कर सकती है। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ ड्रिंक पर चलने को कहा। कुछ ही देर में चारों एक साथ बैठकर पी रहे हैं। इसी दौरान सुक्यांग ने पास बैठी एक लड़की पर ध्यान दिया। वो बड़े उत्साह से उसे बात करने लगा और उसका नंबर मांग लिया, लेकिन पता चला कि उस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है। थोड़ी ही देर में वो बॉयफ्रेंड गुस्से में आ गया और उनकी टेबल पलट दी। उसने सुक्यांग पर उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करने का आरोप लगाया। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। सुक्यांग घबरा गया और सफाई देने लगा, लेकिन तभी उस आदमी के दोस्त ने उसके सर पर वार कर दिया। उकसाने वाली इस परिस्थिति में सुक्यांग की बीमारी को फिर जगा दिया। वो आदमी रुकने को तैयार नहीं। तभी जुन्हो ने उसे जोरदार लात मारी और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। जुन्हो ने तुरंत डोंगमी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले भागा। उस पल दोनों ने अपने अहंकार पीछे छोड़ दिए। जुन्हो उसे अपने दूसरे घर ले गया। डोंगमी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार अंदर चली गई। घर का लेआउट बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाले घर का। इससे साफ है कि जुन्हो को वाकई ओसीडी है। जुन्हो ने उसे बियर की एक बोतल थमाई और पूछा क्या उसने चो से जो कहा वो सच था। डोंगमी ने बताया कि अब उसकी हालत थोड़ी बेहतर है। पहले जब भी वो किसी को चूमने या गले लगाने के बारे में सोचती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था, सांसें रुक जाती थी, सर में अभी दर्द रहता है, इसीलिए उसे दवाइयां लेनी पड़ती है। जुन्हो ने उसे सलाह दी कि सामना करते हुए खुद को ढीला छोड़ देना चाहिए। डोंगमी ने कहा यह इतना आसान नहीं। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि जुन्हो आगे बढ़कर अचानक उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन करता है। फिर उसने खुद आगे झुककर अपना गाल दिया, मानो कह रहा हो मारो। डोंगमी ने एक पल भी नहीं सोचा और जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो उठी, बैग उठाया और जाने लगी, लेकिन जुन्हो ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे दीवार से लगा दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि वो अपना डर को महसूस कर सके। फिर उसने लाइट जला दी और एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गहरी गुफा थी। कहा जाता है कि वहां की अंधेरी हजारों सालों में खत्म नहीं होती, लेकिन सच ये था कि उस अंधेरे को मिटाने में सिर्फ एक पल लगता है। डोंगमी ने देखा कि जुन्हो उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार उसके भीतर घबराहट नहीं उठी। उसने मुट्ठी अनजाने में कस ली। जुन्हो ने कहा भले ही किसी ने 30 साल तक किसी से प्यार न किया हो या 300 दिन का रिश्ता टूट गया हो, कोई बात नहीं। प्यार महसूस करने में बस एक पल लगता है। डोंगमी खुद को संभाल नहीं पाई और झटके से उससे अलग हो गई। उसने झुंझला कर पूछा कि उसने ये छेड़ने वाला तरीका कहाँ से सीखा। जुन्हो हंसते हुए बोला आखिरकार मर्द ये सब पिटने के बाद ही सीखते हैं। उसकी छेड़खानी के बीच डोंगमी ने बियर के कुछ घूंट जल्दी जल्दी पिए, लेकिन तभी उसे उल्टी से महसूस होने लगी। वो बाथरूम की ओर बढ़ी, मगर जुन्हो ने उसे रोक लिया और मुंह ढकते हुए बाहर ले गया ताकि वो बाहर उल्टी कर सके। बाहर उन्हें जुन्हो का दोस्त कुंग वो मिल गया। जुन्हो से कहा कि वो पार्क में इंतजार करे। फिर वो डोंगमी को जल्दी से पब्लिक टॉयलेट ले गया। बाद में डोंगमी अपने कमरे में लौटी, सामान बांधने और घर जाने के लिए, लेकिन उसे लग रहा है कि उसकी पूरी दुनिया घूम रही है। उसका मन बस लेट कर सो जाना चाहता है, मगर उसे डर है कि कहीं जुन्हो कुछ कर न दे। आखिरकार उसने अपना मोबाइल सीधे बिस्तर की ओर रखा जैसे एक गवाह हो, और यूं ही वो गहरी नींद में डूब गई। उसी समय जुन्हो पार्क पहुंचा। दूर से ही उसने कुंगवू को देखा, जमीन पर बैठा हुआ, शरीर पर ताजे घावों के निशान, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। शायद उसके पिता ने फिर से उस पर हाथ उठाया है। ये सोचते ही जुन्हो का दिल भारी हो गया। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और कुंगवू के सामने रख दिए। फिर कहा अस्पताल जाओ,
लेकिन कुंगवू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल हल्की से धक्का मुक्की में वो नीचे गिर पड़ा। जुन्हो ने गुस्से और दर्द से पूछा, तुम भाग क्यों नहीं जाते, पलटकर वार क्यों नहीं करते? कुंगवू की आंखें झुक गई। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता होती है। जुन्हो कुछ कह नहीं पाया। उसने तुरंत तायोंग को फोन किया और कहा कि कुंगवू को अस्पताल ले जाए। लेकिन जब तायोंग वहां पहुंचा, कुंगवू गायब है। जमीन पर सिर्फ वही पैसे पड़े हैं। तायोंग को ये सब बेहद अजीब लगा। इधर जुन्हो कमरे में लौटा। डोंगमी गहरी नींद में सो रही है। उसका चेहरा शांत है, जैसे सारी दुनिया से अनजान हो। जुन्हो ने ज्यादा नहीं सोचा, बस अपनी शर्ट उतारी और चुपचाप पास ही बैठ गया। अगली सुबह डोंगमी की आंखें खुली तो रात की बात उसे डराने लगी। उसने खुद को देखा, दिल घबराया और वो बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। खिड़की के पास खड़ा जुन्हो उसे जाते हुए देखता रहा। ना जाने क्यों उसे लगा कि डोंगमी हर दिन और ज्यादा प्यारी होती जा रही है। कंबल समेटते समय उसकी नजर अचानक डोंगमी के फोन पर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वो विला लौटा तो उसने देखा कि चो डोंगमी के कमरे से कुछ सामान बांध रहा है। वो डोंगमी के एक्स बॉयफ्रेंड पर नजर रखे हुए है। जुन्हो को जिज्ञासा है, वो देखना चाहता है कि आखिर चो क्या करने वाला है। उसी समय डोंगमी का फोन आया। उसने अपने फोन के बारे में पूछा। जुन्हो ने कहा कि उसे अलमारी के ऊपर मिला था, इसीलिए उसने उसे सुरक्षित रख दिया है। डोंगमी के दिमाग में बार बार पिछली रात के दृश्य घूमने लगे। उसने जुन्हो से फोन भेजने को कहा। जुन्हो ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसने जानबूझकर चो के सामने डोंगमी के साथ थोड़ा ज्यादा नजदीकी दिखाया। चो का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। उसने जुन्हो को चेतावनी दी, डोंगमी की भावनाओं से खेल मत खेलो। जुन्हो ने बिना हिचक जवाब दिया, क्या पता हम दोनों सच में लंबे समय तक साथ रह सके। चो के पास कुछ कहने को नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसी ने डोंगमी का दिल तोड़ा है। उसी समय अस्पताल में डोंगमी एक ऐसे मरीज का इलाज कर रही है जिसे अत्यधिक सफाई की बीमारी है। दस्ताने उसके लिए जरूरी है। वो दिन भर हाथ धोता रहता, यहाँ तक कि उसके हाथ की ऊपरी त्वचा फटने लगी है। डोंगमी ने धीरे से उसके हाथों को छुआ। वो तुरंत घबरा गया और हाथ पीछे खींच लिए। फिर व्हाइट टिश्यू से हाथ पोंछने लगा। डोंगमी ने कूड़ेदान उठाकर टेबल पर रख दिया। आदमी कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर क्या करने वाली है। डोंगमी ने कूड़े में से सबसे साफ चीज निकाली और कहा, इसे छू कर देखो। वो अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। डोंगमी ने शांत स्वर में कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। अब वो भी बहाना बनाता रहा। बोला कि उसने 40 साल की जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं छुआ। आखिरकार डोंगमी का सब्र टूट गया। उसने खुद उसका हाथ बढ़ाया और इस चीज को उसके हाथों में रख दिया। उसी पल उस आदमी का डर टूट गया। डोंगमी समझ गई ये भी वही तरीका था जो उसने जुन्हो से सीखा है। काम खत्म होने के बाद डोंगमी जुन्हो से अपना फोन लेने पहुंची। उस वक्त जुन्हो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। बाहर ढेरों फैंस खड़े होकर उसकी आवाज सुन रहे हैं। जैसे ही डोंगमी ने देखा जुन्हो की नजर उस पर पड़ चुकी, उसने चुपचाप इशारे से फोन मांगा। जुन्हो ने शरारती अंदाज में उसे आंख मारी। ये देखकर बाहर खड़ी लड़कियां खुशी से चिल्ला उठी। जुन्हो ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और कहा, फोन दे दो। फोन हाथ में आते ही डोंगमी ने तुरंत उसकी बैटरी बदल ली। उधर जुन्हो खड़ा हुआ और फैंस के लिए दिल का इशारा बनाया। फैंस का जोश देखकर डोंगमी के होठों पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंख पर हाथ रख दिया। वो चौंक गई। आवाज सुनते ही वो मुस्कुरा उठी। वो युनचुन है, मशहूर सिंगर और डोंगमी का आइडियल। युनचुन, कांग और डोंगमी तीनों पुराने दोस्त हैं। युनचुन खास तौर पर उसे अगले दिन होने वाले अपने परफॉर्मेंस का इनविटेशन देने आया है। घर लौटते वक्त डोंगमी ने वो वीडियो देखा जो उसने पिछली रात रिकॉर्ड की थी। वीडियो शुरू होते ही उसने देखा जुन्हो कमरे में दाखिल होते ही शर्ट उतारने लगा। डोंगमी घबरा गई। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, कहीं ये आदमी अजीब तो नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने देखा जुन्हो उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे डर था कि डोंगमी को ठंड न लग जाए। उसने उसे कंबल से ढका, हल्का सा म्यूजिक चला दिया और सिर पर टोपी रख दी। फिर चुपचाप बिस्तर के पास बैठ गया। वो उसे ध्यान से देखते हुए म्यूजिक सुनने लगा और खुशी खुशी उसी धुन पे हल्का सा नाचने लगा। धीरे धीरे वो वीडियो से ओझल हो गया। उस रात डोंगमी ने बहुत सुकून की नींद ली। वीडियो खत्म होते होते डोंगमी के दिल में जुन्हो के लिए गर्माहट और गहरी सोच आ चुकी है। घर पहुंची तो सुक्योंग ने बताया, हमारे घर में कोई घुस आया है। वो एक हाई स्कूल की लड़की है, सोनो।
भारी मेकअप और चटक कपड़ों के साथ। सबको लगा कि वो चोर है क्योंकि उसने डोंगमी का मेकअप इस्तेमाल किया और उसके गहने भी ले लिए। लेकिन सोनो ने कहा, मुझे कंडक्ट डिसऑर्डर है, मैं चोर नहीं हूँ। कांगसुक मेरा इलाज कर चुका है। डोंगमी ने पूछा, तुम अंदर कैसे आई? लड़की बोली, दरवाजा खुला था। उसी पर जुन्हो घर में दाखिल हुआ। सोनो ने उसकी ओर इशारा किया, इसने मेरी तारीफ की थी इसीलिए मैं अंदर आई। कांगसो को यकीन नहीं हुआ कि जुन्हो ऐसा कहेगा, लेकिन जुन्हो ने साफ स्वीकार कर लिया। डोंगमी ने अभी अभी उसके लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस करनी शुरू की थी और फिर से अब उसकी छवि खराब हो गई। गुस्से में उसने जुन्हो को अपने कमरे में बुलाया। जुन्हो ने कहा, मैंने उसकी तारीफ की क्योंकि वो सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे घर बुलाया। उसने आगे कहा, वैसे भी कुछ गायब नहीं हुआ है तो उसे जाने देना चाहिए। डोंगमी को लगा यह आदमी हर लड़की में दिलचस्पी रखता है। उसने ताना मारा, तुम तो किसी को भी किस कर सकते हो, तुम्हें नाबालिग से भी फर्क नहीं पड़ता। जुन्होंने शांत स्वर में कहा, नाबालिगों को संभालने का मेरा तरीका है। उसने ज्यादा सफाई नहीं दी, सीधे पुलिस को फोन कर दिया। डोंगमी घबरा गई और बोली, ये कॉल भी मजाक था ना? तभी सुक्यांग सोनो को बाहर ले गया और उसे जल्दी घर जाने को कहा। थोड़ी देर बाद जुन्हो तेजी से बाहर निकल गया। वो उसी पार्क में पहुंचा जहां कुंगवू उसका इंतजार कर रहा था। कुंगवू ने कहा, अब मुझे लड़ना आता है, मैंने अपने पिता को वापस मार दिया। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि थकान है। जुन्हो ने उसे गले लगाया और कहा, यह जरूरी था, तुम्हें अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं। कुंगवू उसे उस लड़की से मिलवाने ले गया जिसे वो पसंद करता है। जुन्हो लड़की को बुलाने ही वाला था कि कुंगवू ने उसे रोक लिया। लड़की खिड़की के पास खड़ी है। कुंगवू की नजर उससे हट ही नहीं रही। जुन्हो ने एक पत्थर उठाया और खिड़की की ओर फेंका। लड़की बाहर आई। जुन्हो ने तुरंत कुंगवू का परिचय कराया। कुंगवू शर्म से लाल हो गया और भाग गया। लड़की हैरान रह गई। जुन्हो और कुंगवू हंसते हुए सड़क पर दौड़ने लगे, भागते हुए बातें करने लगे। पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया। वे दूर तक दौड़े। आखिर में जुन्हो अकेला दिखाई दिया, हवा से बातें करता हुआ। तभी सच सामने आया, कुंगवू असल में जुन्हो की कल्पना है। ये रात डोंगमी के लिए अजीब सी बेचैनी लेकर आई। वो अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही है, लेकिन पन्नों पर लिखे शब्द उसके मन में उतर नहीं पा रहे। अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसने फिर से जुन्हो का वो वीडियो चला लिया। स्क्रीन पर उसकी हर हरकत देखते हुए डोंगमी का शरीर अनजाने में ही हल्का सा हिलने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसी दौरान जुन्हो घर पहुंचा। घर आते ही उसने सोनो का वहां खड़ा पाया। उसने कहा कि उसके घर की चाबी खो गई है और आज रात वो कहीं नहीं जा सकती। उसके पिता दिन भर शराब पीते हैं और उसकी माँ बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई। आज की रात उसके पास कोई ठिकाना नहीं। जुन्हो को उस पर तरस आ गया। उसने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि ताला खुलवा कर घर चली जाए, लेकिन सोनो पैसे लेकर ऐसे दिखाने लगी जैसे वो आज की रात आराम से काट लेगी। उसे उछलते कूदते देखकर जुन्हो को डर लगा कि कहीं ये लड़की गलत रास्ते पर न चली जाए। आखिरकार उसने उसे एक रात के लिए रुकने की इजाजत दी। जब डोंगमी ने जुन्हो को घर आते देखा तो उसे मुस्कुराता देख जुन्हो को अजीब लगा। उसका ऐसा व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा। तभी रसोई से आवाज आई, सोनो फ्रिज में कुछ ढूंढ रही है। जुन्हो नीचे गया, लेकिन सोनो को देखकर डोंगमी के चेहरे पर असहजता फैल गई। जुन्हो ने जल्दी से समझाया, इसके पास आज सोने की जगह नहीं, बस एक रात रुकेगी, सुबह चली जाएगी। लेकिन डोंगमी को ये मंजूर नहीं। वो सीधे आगे बढ़ी और सोनो को घर से बाहर निकलने को कहा। सोनो बोली, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं और ये जुन्हो का घर है। ये सुनकर डोंगमी के पास कहने को कुछ नहीं बचा और जुन्हो से पूछने लगी, क्या तुम अभी बाहर गए थे सोनो को ढूंढने के लिए? जुन्हो ने कहा, नहीं, मैं किसी और से मिलने गया था। ये जवाब डोंगमी के दिल में चुभ गया। उसे लगा कि जुन्हो के आसपास और भी बहुत सी लड़कियां हैं। फिर उसने उसे वो मैसेज क्यों भेजा कि उसे उससे लगाव है। उसने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा है। गुस्से में वो लिविंग रूम में आकर बोली, इस घर में रहने वाले मर्द ही अजीब है। उसने सोनो से कहा कि वो उसके कमरे में सो जाए। मन ही मन उसने तय कर लिया, उसे जुन्हो की सारी चालों को रोकना होगा। उधर जुन्हो भी नाराज है। उसने कहा, मुझे आवारा कुत्ता कहना बंद करो। अगले दिन जुन्हो को कुंगवू को अस्पताल ले जाना था। उसने डोंगमी को साथ चलने को कहा, लेकिन पिछली रात की बातों की वजह से वो अभी भी नाराज है। उसने साफ कह दिया, मुझसे बात मत करो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। उनके बीच ठंडी सी चुप्पी छा गई। अस्पताल में जुन्हो ने डोंगमी को जाते देखा
तो आदतन उसे आवाज देने ही वाला था, फिर अचानक रुक गया और बिना कुछ कहे लौट गया। डोंगमी ने उसे जाते देखा और बुदबुदाई, अजीब आदमी है। वोटिंग एरिया में बैठा जुन्हो देख रहा है कि कुंगवू का नंबर अभी तक नहीं आया। वो नर्स से पूछने गया। नर्स खाली कुर्सी देखकर उलझ गई। सिस्टम में भी कुंगवू का नाम नहीं है। जुन्हो पलटा, कुंगवू गायब है। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका ओसीडी और उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। कुछ समय बाद कांगसुक ने कहा कि उन्हें युनचुन का परफॉर्मेंस पर जाना है। डोंगमी जुन्हो की कार में बैठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कांगसुक ने बताया कि सीधे बस नहीं है। मजबूर होकर उसे कार में बैठना पड़ा। रास्ते में कांगसुक ने बताया कि युनचुन की पत्नी को स्किज़ोफ्रेनिया है। दवाइयाँ छोड़ने के बाद भी उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। दवाइयाँ बंद होने से उसका मिजाज अक्सर बिगड़ा रहता है। परफॉर्मेंस पर पहुंचकर जुन्हो ने डोंगमी के लिए कार का दरवाजा खोला। परफॉर्मेंस के दौरान जुन्हो ने देखा युनचुन की पत्नी बिल्कुल सामान्य लग रही है। डोंगमी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज राक्षस जैसे होते हैं? जुन्हो बोला, मुझे नहीं पता, मेरी कल्पना सामान्य लोगों से अलग थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद युनचुन की पत्नी की हालत अचानक बिगड़ गई। डोंगमी वहीं रुककर उसे संभालने लगी। बाकी लोग घर लौटने लगे, लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि सबने देखा युनचुन की पत्नी नदी में कूद गई। युनचुन उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। घबराहट में सुक्यांग की हालत भी बिगड़ गई। वो कुछ कर नहीं पा रहा। उसी पल कांगसुक बिना सोचे नदी में कूद पड़ा। उसने युनचुन की पत्नी को खींचकर बाहर निकाला। उस रात कई जिंदगियां एक दूसरे से टकराई। डोंगमी और जुन्हो की कहानी और भी गहरी और भी उलझन भरी होती जा रही है। उसी पर जुन्हो ने दूसरी लड़की की ओर तैरना शुरू कर दिया और उसे किनारे की तरफ खींचने लगा। डोंगमी घबरा कर चिल्लाई, वो गर्भवती है, पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकती। ये सुनते ही जुन्हो ने अपनी पकड़ बदली और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस लड़की ने डर के मारे जुन्हो को ही कसकर पकड़ लिया। दोनों पानी में डूबने लगे। ये दृश्य देखकर डोंगमी का दिल बैठ गया। पहली बार उसे लगा अगर आज कुछ हो गया तो शायद वो जुन्हो को फिर कभी नहीं देख पाएगी। किस्मत से जुन्हो ने आखिरी ताकत जुटाई और लड़की को खींचते हुए किनारे तक ले आया। उसने बहुत सावधानी से उसे जमीन पर लिटाया। डोंगमी तुरंत उसके पास पहुंची और सीपीआर देने लगी। कुछ ही देर में लड़की की सांसें लौट आई। अगर जुन्हो ने एक पल भी देरी कर दी होती तो शायद 2 जिंदगियां वही खत्म हो जाती। डोंगमी ने राहत की सांस ली जब देखा कि जुन्हो को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उस पल उनके बीच कुछ बदल गया। उनकी दूरी कम हो गई। उस शाम कांगसुक और सुक्यांग घर लौट आए। डोंगमी और जुन्हो वहीं रुक गए ताकि युनचुन की पत्नी का ध्यान रख सके। कमरे में लेटी उस औरत को देखकर डोंगमी ने चुपचाप जुन्हो से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, प्यार सच में इंसान को इन सब चीजों से उबरने में मदद कर सकता है? जुन्हो ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। डोंगमी थोड़ा चौंक गई। उसे नहीं लगा था कि वो भी प्यार को इतनी अहमियत देता है। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम मानते हो कि प्यार सिर्फ खुशी, उत्साह और हिम्मत देता है? जुन्हो ने गंभीर होकर कहा, प्यार दर्द भी देता है, पछतावा, उदासी, निराशा, सब कुछ, लेकिन वही ताकत भी देता है जिससे इंसान जीत सकता है। तभी तो उसे प्यार कहते हैं। डोंगमी ने जिज्ञासा से पूछा, ये सब तुमने किससे सीखा? जुन्हो मुस्कुराया, प्यार से। फिर उसने ईमानदारी से कहा, मैं असल में बहुत सीधा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात मान लेता था। यह सुनकर डोंगमी हंस पड़ी। जुन्हो बोला, तुम नहीं जानती क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर करती तो हैरान हो जाती। यह कहकर वो अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह डोंगमी ने युनचुन से कहा कि वो अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाए, वहाँ इलाज होगा ताकि उसे बीमारी काबू में रखने के लिए दवाइयों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्हें विदा करने के बाद डोंगमी तुरंत जुन्हो को ढूंढने लगी। उसके जूते बाथरूम में पड़े थे। दरवाजा खोला तो उसने देखा जुन्हो दीवार से टिककर जमीन पर बैठा है, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ, चेहरा थका सा, बेबस। डोंगमी समझ गई वो किसी डरावने सपने से जूझ रहा है। उसे याद आया कि पिछली बार भी वो बाथरूम में ही सोया था। पहले उसे ये अजीब शौक लगा, लेकिन अब उसे हैरानी नहीं हुई। उसने उसे धीरे से जगाया। रास्ते में जुन्हो ने पूछा, तो मुझे इस हालत में देखकर चौंकी क्यों नहीं? डोंगमी ने शांत स्वर में कहा, मैं एक ऐसे ओसीडी मरीज को जानती हूँ जो कुत्ते के पिंजरे में सोता था, इसीलिए मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तभी जुन्हो ने पहली बार अपने अतीत का दरवाजा खोला। उसने बताया कि जब वो 15 साल का था, उसके सौतेले पिता उसे नफरत करते थे, उसे मारते पीटते थे। उसका भाई भी उसे पीटता था क्योंकि सौतेले पिता से पिटने के बाद वो गुस्सा उसी पर निकालता था।
एक बार उसके सौतेले पिता ने उसकी पढ़ाई के पैसे जुए में लगाने चाहे। जिन्होंने मना कर दिया और जान बचाकर भागा। वो बाथरूम में छिप गया। उस दिन के बाद से ही उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना बाथरूम बन गया। शायद इसी वजह से उसने कुंगवू की कल्पना कर ली, क्योंकि वो भी उसी तरह का शोषण झेल रहा है। डोंगमी उसकी बात सुनते हुए ऐसे देख रही है जैसे वो मजाक कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें नम थी। उसे अंदाजा नहीं कि उस हंसमुख चेहरे के पीछे कितना दर्द छिपा है। फिर दोनों एक झील किनारे पहुंचे। जिन्हों बोला, इतनी खूबसूरत है, सिर्फ देखने के लिए छोड़ देना अफसोस की बात है। डोंगमी घबरा गई। मुझे पानी से डर लगता है। शांत रहो, जुन्हो ने कहा। मगर डोंगमी बोली, मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसने उसे उठा लिया और पानी में उतार दिया। पानी में उतरते ही डोंगमी को एहसास हुआ खुद को ढीला छोड़ना उतना मुश्किल भी नहीं। दोनों हंसते हुए एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। अचानक जुन्हो आगे बढ़ा और डोंगमी को चूम लिया। डोंगमी स्तब्ध रह गई। पल भर के लिए वो उलझ गई और फिर उसने भी जवाब दिया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे धक्का दिया और थप्पड़ मार दिया। जुन्हो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो बुरा नहीं माना क्योंकि वो इसका आदी हो चुका है। उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, शहर चले, गीले कपड़ों में अजीब लग रहा है। डोंगमी ने मना किया, चलते चलते सूख जाएंगे। लेकिन अंत में जुन्हो की जिद जीत गई। मॉल में जुन्हो ने कपड़े चुन लिए। डोंगमी कुछ नहीं खरीदना चाहती थी तो उसने उसके लिए खुद कपड़े ले लिए। बाहर निकलते हुए जुन्हो बोला, मैं किसी को चूमकर उससे पैसे नहीं लेता। डोंगमी ने कहा, ये किस एक तरफा था। जुन्हो ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें भी बुरा नहीं लगा था। डोंगमी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे इस एहसास से नफरत है। उसे ये भी बुरा लगा कि वो दूसरों के साथ इतनी आसानी से फ्लर्ट करता है। जुन्हो ने कहा, मैं किसी को कभी नहीं चूमता, सिर्फ उसी को जिसके लिए कुछ महसूस करता हूँ। फिर उसने साफ कहा कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन डोंगमी ने अभी यकीन नहीं किया। उसके लिए ये बस पल भर की दिलचस्पी है। अचानक जुन्हो ने कहा, मेरे साथ डेट पर चलोगी? अगर अभी हाँ नहीं कहना चाहती तो सोचने का समय ले लो। डोंगमी ने तुरंत सिर हिला दिया, जरूरत नहीं है। जुन्हो को गुस्सा आ गया। फिर भी उसने कार का दरवाजा खोला। वो समझ नहीं पा रही, उसे लगाव है, फिर भी वो उसे मानने से क्यों डर रही है। असल में ये डोंगमी के दिमाग का खुद को बचाने का तरीका है। घर लौटने के कुछ ही देर बाद सुक्यांग ने दोनों के बीच अजीब सी खामोशी महसूस की। वो बार बार पूछने लगा, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? डोंगमी ने बिना कुछ छुपाए कह दिया, आज फिर जुन्हो ने मुझे चूमा और मैंने उसे मना कर दिया। जुन्हो ने भी मान लिया। उसने शांत स्वर में कहा, उस पल वो सचमुच भावुक हो गया था, इसीलिए उसने उसे चूमा। उस वक्त उसे अच्छा भी लगा था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा है। उसने डोंगमी से फिर पूछा, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं? डोंगमी ने पूरे यकीन से कहा, तुम 10 बार पूछ लो, जवाब फिर भी नहीं ही रहेगा। ये सुनकर जुन्हो का चेहरा बुझ गया। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और सीधे अपने कमरे में चला गया। कांगहो ने ये सब देखा। उसने डोंगमी की आंखों में छिपी हिचक साफ नजर आई। वो समझ गया डोंगमी के दिल में भी जुन्हो के लिए कुछ है। वो उसके कमरे में गया और सीधा पूछा, जब उसने तुम्हें चूमा तो क्या तुम्हें असुरक्षा महसूस हुई? डोंगमी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे उससे नफरत नहीं हुई। तो साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? डोंगमी अब झूठ नहीं बोल सकी। उसने धीरे से कहा, वो मुझे पसंद है। असल में डोंगमी डर रही है। उसकी नजरों में जुन्हो हमेशा से एक प्ले बॉय है। कोई ठहराव नहीं, कोई भरोसा नहीं। उसे सुरक्षा का एहसास नहीं होता। कुछ देर बाद कांगहुक ने जुन्हो को साफ शब्दों में कहा, डोंगमी के साथ ऐसे मत खेलो, तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। उसी वक्त डोंगमी भी आ गई। उसने भी सच कबूल कर लिया, कल मुझे सच में कुछ महसूस हुआ था, लेकिन वो बस पल भर के लिए था। जुन्हो थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहो तो मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक देना या मुझे 3 बार कॉल करना, और अगर नहीं तो जैसा अभी है वैसे रहने दो। कुछ समय बाद कुंगवू फिर दिखाई दिया। जब जुन्हो उसे घर लेकर आया तो उसने देखा कुंगवू का पिता उसकी माँ को बेरहमी से पीट रहा है। जुन्हो तुरंत बीच में कूद पड़ा। तभी कुंगवू ने एक पत्थर उठा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा है। वो अपने पिता के सर पर वार करना चाहता है। जुन्हो ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वो डर गया, कहीं कुंगवू वही गलती ना दोहरा दे जो कभी उसने खुद की थी। क्योंकि जब जुन्हो छोटा था उसके सौतेले पिता और भाई उसे पीटते थे। एक दिन वो खुद पर काबू न रख सका और उसके पिता की मौत हो गई।
उसके भाई के हाथ में चाकू था, इसीलिए गिरफ्तारी उसकी हुई। जुनहो को बचाने के लिए उसकी माँ ने सच बोलने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद जुनहो घर लौटा। डोंगमी ने उसे कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। डोंगमी उसके पीछे आई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी आवाज आई, हमारे बीच का पासवर्ड 3 दस्तक। डोंगमी ने बस एक नजर उसे देखा और बिना कुछ कहे लौट गई। कुछ पल बाद वो अपने कमरे से दवाइयों का बक्सा लेकर आई और चुपचाप जुनहो के बाथरूम में पहुंची। उसने धीरे धीरे उसके जख्मों को साफ किया, मलहम लगाई। इसी बीच जुनहो ने उसे कुंगवू की पूरी कहानी बता दी। वो बोला, वो और मैं बचपन में बहुत एक जैसे थे। डोंगमी ने धीरे से उसके गालों को छुआ। जुनहो ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डोंगमी ने पूछा, तुम्हारे कंधे पर यह निशान क्या है? जुनहो ने कहा, 3 साल पहले मेरे भाई ने मुझे चाकू मार दिया था। फिर उसने अपना सबसे बड़ा रहस्य दिखाया, वो बाथटब, वही जहां जुनहो सोता है। उसके बचपन का डर, उसका जख्म आज तक ठीक नहीं हुआ। और उस पल डोंगमी को एहसास हुआ, जुनहो जितना हंसमुख दिखता है, उसके अंदर उतनी ही गहरी टूटी हुई दुनिया छिपी है। अगले दिन डोंगमी ने भी अपना दिल जुनहो के सामने खोल कर रख दिया। उसने कहा, अगर तुम इतने बड़े प्लेबॉय ना होते तो शायद मैं तुम्हें पसंद कर बैठती। वो मुस्कुराई, तुम मजाकिया हो, कामयाब हो और दिखने में भी बहुत अच्छे हो। ऐसे इंसान को पसंद करना आसान है। अगर मैं थोड़ी छोटी होती तो बिना सोचे तुम्हें डेट करती, लेकिन अब मैं 30 साल की हूँ और तुम्हें डेट करना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। जुनहो हंस पड़ा। उसने हल्के अंदाज में कहा, एक बार ट्राई तो करके देखो। अगर तुमने डेट करने के लिए हाँ कह दी तो यकीन मानो मुझसे प्यार हो जाएगा। उसी दौरान जुनहो का भाई, जिसे जेल से रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत मिल गई, बाहर आया। उसने कांगसुक से कहा कि उसे सच बोलने वाली दवा चाहिए। उसका मकसद है जुनहो को इंजेक्शन लगाना। जब कांगसुक ने दवा देखी तो उसे शक हो गया। जेबो ने उसे अचानक धक्का दे दिया और चुपके से दवा उठाकर जुनहो की ओर निकल पड़ा। उधर डोंगमी ने सारी हिम्मत जुटाई। आखिरकार उसने जुनहो को डेट के लिए हाँ कहने का फैसला कर लिया। उसने उसे कॉल किया, फोन 3 बार बजने दिया, फिर मैसेज भेजा, मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जुनहो ये देखकर बेहद खुश हो गया। वो उसे सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। वो इतना खुश था कि कार चलाने का मन भी नहीं हुआ। उसने टैक्सी लेने का फैसला किया, लेकिन उसी वक्त जेबू भी वहां पहुंचा। उसने जुनहो को जाते देखा और चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा। बस स्टॉप पर डोंगमी इधर उधर देख रही है। उसे जुनहो कहीं नजर नहीं आया। उसी समय जुनहो सड़क की दूसरी ओर बस से उतरा। दूर से उसने डोंगमी की तरफ हाथ हिलाया, लेकिन बदकिस्मती से डोंगमी ने उसे देखा नहीं। तभी अचानक जेबो चुपके से जुनहो के पीछे आया और एक डंडे से उसके सर पर वार कर दिया। इसके बाद उसने इंजेक्शन लगा दिया। बस यूं ही जुनहो को डोंगमी की आंखों के सामने से अगवा कर लिया गया और उसे भनक तक नहीं लगी। डोंगमी इंतजार करती रह गई। उसने जुनहो को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उधर जुनहो को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वो दृश्य बिल्कुल उसके बचपन जैसा है। वही डर, वही दर्द। जेबो ने उसे सच कबूलने के लिए मजबूर किया, लेकिन जुनहो ने एक शब्द नहीं कहा। आसपास लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, पुलिस बुलाओ। ये सुनते ही जुनहो ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, हम बस मजाक कर रहे हैं, जो भी नुकसान हुआ मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। जेबो पुलिस का नाम सुनकर घबरा गया और उसने भी जल्दी से कहा, ये सब एक गलत फहमी है। कुछ देर बाद तायांग भी वहां पहुंच गया। तभी सच्चाई सामने आई। वो इंजेक्शन असल में दवा नहीं, सिर्फ नॉर्मल स्लाइन थी, क्योंकि कांगसुक को पहले से शक था कि जेबो कोई गलत हरकत कर सकता है। कांगसुक ने जुनहो से कहा, पुलिस को कॉल करो। जब मैं इसका इलाज कर रहा था तभी समझ गया था ये आदमी खतरनाक है और बदला लेने की योजना बना रहा है। लेकिन जुनहो ने सिर हिला दिया। उसने कहा, अगर वो सच में मुझे मारना चाहता तो 3 साल पहले मेरे कंधे पर नहीं, सीधे मेरे गर्दन पर वार करता। इस बार भी उसने चाकू नहीं, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। फिर वो धीमी आवाज में बोला, हाँ, मुझे वो बचपन में मारता था, लेकिन जब मेरे पास चप्पल नहीं होती थी तो वही अपनी चप्पल उतार कर मुझे देता था। मेरे लिए वो पूरी तरह बुरा इंसान नहीं है। उसने आगे कहा, अगर वो सच में मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो हम तब उससे निपट लेंगे। ये सुनकर कांगसुक कुछ कह नहीं सका। आखिरकार तायांग जेबो को वापस जेल ले गया। उधर डोंगमी ने फिर से जुनहो को कॉल किया। इस बार कॉल उठी। जुनहो ने थकी हुई आवाज में कहा,
मुझे माफ करना। अभी अभी मेरे भाई ने मुझे पीटा, इसीलिए फोन नहीं उठा सका। मैं अभी पार्क में हूँ। और उसी पल डोंगमी को एहसास हुआ जिस इंसान को वो प्लेबॉय समझती रही, उसकी जिंदगी में दर्द और अधूरी मोहब्बत कितनी गहराई से जमी हुई है। ज्यादा देर नहीं लगी, डोंगमी पार्क पहुंची और बिना कुछ कहे जुन्हो को कसकर गले लगा लिया। उस पल के बाद जैसे उसने सिर्फ जुन्हो को नहीं, अपनी एंजाइटी डिसऑर्डर को भी पीछे छोड़ दिया। अब उसके साथ बिताया हर लम्हा मीठा है, सुकून भरा, हल्का और भरोसे से भरा हुआ। अगली सुबह जुन्हो ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक से सोई ना? डोंगी थोड़ी हैरान हुई। क्यों? मुझे तो कोई वजह नहीं दिखी कि नींद खराब हो। थोड़ी बातचीत के बाद जुन्हो ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्यार से भरा ब्रेकफास्ट बनाया। सिर्फ बनाया नहीं, अपने हाथों से खिलाया भी। शाम को काम से लौटते हुए जुन्हो आइसक्रीम लेकर बस स्टॉप पर डोंगी का इंतजार कर रहा है। फिर दोनों साथ घर लौटे और किताबें पढ़ने लगे। अचानक जुन्हो ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। डोंगी ने उसे घूर कर देखा और पूछा, क्यों? क्या तुम रिश्ता जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हो? जुन्हो चौंक गया। घूमने जाने का रिश्ता तेज करने से क्या मतलब? क्या तुम्हें खूबसूरत नज़ारे देखना अच्छा नहीं लगता? डोंगी ने धीरे से पूछा, अगर हम साथ ट्रैवल करें तो क्या तुम मेरी हिफाजत करोगे? जुन्हो ने बिना हंसे गंभीरता से कहा, ये तो मेरा फर्ज है। तभी डोंगी मुस्कुराई, मेरी हिफाजत का मतलब सिर्फ हादसों से नहीं, मुझे तुम्हें दूसरे मर्दों से भी बचाना होगा। और इसी तरह उनका पहला सफर शुरू होता है। सबसे पहले जुन्हो डोंगी को अपने घर ले गया। उसकी माँ से डोंगी की बातें बहुत जल्दी जम गई। जुन्हो की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहली लड़की हो जिसे ये घर लाया है। वो डोंगी से बहुत खुश है। उन्होंने दोनों से कहा, लंबे समय तक साथ रहना। माँ की तारीफ सुनकर जुन्हो की खुशी छिपाई नहीं छिपती। इसके बाद उनकी ट्रिप शुरू हो गई, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई। जुन्हो टिकट पूछने के लिए आगे दौड़ा। डोंगी उसके पीछे भागी और अचानक फिसल कर गिर पड़ी। उसका हाथ टूट गया। जुन्हो घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल ले गया प्लास्टर चढ़वाने। उसने कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे नहीं लगे। डोंगी ने सिर हिलाया, मेरी चोट इतनी गंभीर नहीं है, इतना पैसा खर्च करना बेकार है। फिर उसने कहा, और ट्रिप का खर्चा हम आधा आधा बांटेंगे। वो नहीं जानती कि जुन्हो कितना कमाता है, लेकिन उसने साफ कहा, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करने की सोचते तब तक मुझ पर पैसा बर्बाद मत करना। जुन्हो मुस्कुरा दिया। जल्द ही वो होटल पहुंच गए, लेकिन डोंगी चौंक गई। जुन्हो ने 5 स्टार होटल में VIP रूम बुक किया है। ये बहुत महंगा है। डोंगी ने तुरंत कहा, कमरा बदलने की जरूरत है। जुन्हो ने बिना बहस किए हामी भर दी। वो बोला, चलो थोड़ा सस्ता रूम देख लेते हैं। लेकिन वो सस्ता रूम भी 2.5 लाख वॉन प्रति रात का था। डोंगी ने कमरे को देखा, लेकिन उसे ये भी पसंद नहीं आया। उसने फ्रंट डेस्क पर फोन किया। जुन्हो चुपचाप मुंह फेर गया। असल में वो कमरा 5 लाख वॉन का था। आखिरकार उसे लेकर एक सस्ते होटल जाना पड़ा, लेकिन डोंगी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। वो फिर रूम बदलना चाहती है। इस बार जुन्हो का सब्र जवाब देने ही वाला था, लेकिन फिर उसने एक लोकल से पूछा, क्या यहाँ कोई सस्ता होमस्टे मिल सकता है? डोंगी मुस्कुरा दी, देखो मैं कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड हूँ, मैंने सब सहा सिर्फ इसीलिए ताकि तुम पैसे बचा सको। जुन्हो हंस पड़ा। कुछ देर बाद वे एक होमस्टे पहुंचे। जुन्हो ने हल्के से कहा, एक ही कमरे में सो लेंगे, लेकिन डोंगी अभी इसके लिए राजी नहीं। और इस तरह उनकी मोहब्बत में प्यार के साथ साथ सीमाएं भी साफ है, जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा है। अगले दिन दोनों उस जगह पहुंचे जहां खाने की ख्वाहिश डोंगी के दिल में बहुत समय से थी। समंदर की हवा, खुला आसमान। डोंगी धीरे धीरे सुकून महसूस करने लगी। तभी बिना किसी चेतावनी के जुन्हो ने उसके होंठों पर हल्का सा किस कर दिया। अचानक डोंगी भड़क उठी। उसने आइसक्रीम का डब्बा जमीन पर फेंका और गुस्से में वहां से चली गई। जुन्हो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी नाराज क्यों हो गई। उस रात दोनों फेरिस व्हील के नीचे खड़े हैं। डोंगी ने धीरे से अपना सिर जुन्हो के कंधे पर टिका दिया, लेकिन उसने उससे दूरी बना ली। डोंगी को लगा वो अब भी उस बात से नाराज है, लेकिन जुन्हो ने शांत स्वर में कहा, मैं बस अपने नियमों का पालन कर रहा हूँ। उसने कहा, ये लेन देन का नियम है। अगर तुम मुझे छूती हो तो मुझे भी तुम्हें छूने की इजाजत होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि सिर्फ तुम ही मुझे छुओ। डोंगी ने चौंक कर पूछा, तो अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती? जुन्हो बोला, अगर तुम मुझे छूने दो तो सब ठीक है। डोंगी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्पष्ट है उन दोनों की सीमाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। खाना खाते समय भी
वे नियमों पर चले। डोंगी ने जुन्हो के लिए एक निवाले खाने का उठाया। जुन्हो ने भी उसके लिए एक और निवाला उठाया। डोंगी को स्वाद बहुत अच्छा लगा, वो और खाना चाहती है, लेकिन जुन्हो बोला, मैं तुम्हें और निवाले नहीं खिलाऊंगा। और आखिर में दोनों ने बिल भी बराबर बराबर बांट लिए। रात को वापस ठहरने की जगह पहुंचे। जुन्हो ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। वो तैरने जाना चाहता है, लेकिन डोंगी बोली, मुझे पानी से डर लगता है। जुन्हो ने बस इतना कहा, ये जगह बहुत सुरक्षित है, और वो सामान लेकर समंदर की ओर चला गया। उसके जाते ही डोंगी बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। काफी सोचने के बाद वो उठी और उसे समंदर की ओर ढूंढने निकल पड़ी। काफी तलाशने के बाद उसे वो समंदर में तैरता हुआ दिखा। डोंगी ने उसे आवाज लगाई। उसे देखकर जुन्हो भी मुस्कुराया और तेजी से किनारे की ओर तैर आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने धीरे से डोंगी के होंठों को चूम लिया। उस पल डोंगी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और जुन्हो वो भी टूट कर रो पड़ा। डोंगी ने कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार नहीं करती। जुन्हो ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, जल्दी ही करने लगोगी। डोंगी एक छोटी सी बिल्ली की तरह उसकी बाहों में सिमट गई और वहीं सो गई। जुन्हो पूरी रात उसके पास बैठा रहा, उसकी हिफाजत करता रहा, यहाँ तक कि जब पास से एक केकड़ा गुजरा तो भी वो डर गया कि कहीं डोंगी की नींद न टूट जाए। आधी रात को जुन्हो ने एक डरावना सपना देखा। उसे लगा कि कांगवू को किसी ने गाड़ी से कुचल दिया है। फिर उसने देखा कि उसका भाई उसे चाकू मार रहा है और उसके पेट से खून बहने लगा है। वो घबरा कर जागा। तभी डोंगी ने उसे थाम लिया, उसे हकीकत में लौटा लाई। असल में ये सब सिर्फ एक सपना था। जब भी वो बाथरूम में नहीं सोता तो उसे ऐसे भयानक सपने आते हैं। डोंगी ने तुरंत उसके सांसों को काबू में किया, धीरे धीरे उसे शांत किया। कुछ देर बाद जुन्हो की धड़कनें सामान्य हो गई। उस अंधेरे में डोंगी उसके लिए सिर्फ प्रेमिका नहीं, वो उसकी सबसे सुरक्षित जगह बन चुकी थी। अगले दिन वे फिर से उसे समंदर तट पर लौटे। डोंगी ने वही सवाल पूछे जो अक्सर हर लड़की के दिल में होते हैं, क्या हम बहुत जल्दी प्यार में पड़ गए? क्या सब कुछ ज्यादा आसानी से हो गया? जुन्हो के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। आखिरकार उसने बस इतना कहा कि शायद वो अभी उसे प्यार नहीं करता। ये सुनते ही डोंगी का दिल बैठ गया। उसके कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कुछ ही समय बाद उनका ये ट्रिप खत्म हुआ। हवाई जहाज से उतरते हुए जुन्हो ने डोंगी से कहा कि वो पहले घर चली जाए। वो कांगवू को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए उसके घर जाकर हालचाल देखना चाहता है। असल में जुन्हो की हालात बिगड़ती जा रही है। कुछ देर बाद वो पार्किंग में पहुंचा और वहां कांगवू को खड़ा पाया। तभी उसे एहसास हुआ मुलाकात की जगह गलत है। ये साफ है कि जुन्हो का मानसिक संतुलन और भी डगमगाने लगा है। घर लौटकर वो लिखने बैठा, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे। जो भी लिखता उसे बेकार लगता। वो खुद से नाखुश है। तभी डोंगी का फोन आया। उसने पूछा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जुन्हो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं काम करते समय बात करना पसंद नहीं करता। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला गया। वहां चो खड़ा है। डोंगी का मन तुरंत भारी हो गया। उसे बहुत बुरा लगा कि चो उस घर में मौजूद है। वो सीधे जुन्हो के कमरे में गई और पूछा, तुम्हें कैसा लगता है चो का यहाँ आना? जुन्हो ने बस इतना कहा, वो कांगसुक से मिलने आया है और मैं काम कर रहा हूँ। डोंगी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। चो के जाने के बाद डोंगी ने कांगसुक पर गुस्सा निकाला, लेकिन कांगसुक ने साफ कहा वो काम के सिलसिले में आया था। सुक्यांग को भी कोई आपत्ति नहीं। तभी जुन्हो नीचे आया। वो डोंगी से बात करना चाहता है, लेकिन डोंगी नाराज है। उसने कहा, तुम काम कर रहे हो, बात करने की जरूरत नहीं, और फिर से उसे ऊपर भेज दिया। जाओ, जाकर अपना काम पूरा करो। जुन्हो फूट पड़ा, इस हालत में मैं कुछ नहीं लिख सकता। डोंगी ने पलटकर कहा, यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे मूड की वजह से तुम एक शब्द नहीं लिख पा रहे। कांगसुक को लगा कि डोंगी ज्यादा सख्त हो रही है। उसे लगा कि वो चो की वजह से नाराज है, लेकिन डोंगी का दिल साफ है। वो चो को दोबारा नहीं देखना चाहती। फिर चारों चुपचाप अपनी अपनी जगह लौट गए। कुछ देर बाद जुन्हो फिर डोंगी के पास आया। उसने समझाया, मैं नहीं चाहता कि चो आए, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे स्वार्थी समझोगी। डोंगी ने साफ कहा, मैं इतनी उदार नहीं हूँ। अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ आती तो मैं उसे भगा देती। जुन्हो मुस्कुराया और उसे चूम लिया। कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें एक किस चुपचाप सुलझा देती है। उनकी सारी नाराजगी मानो हवा में घुल गई। डोंगी ने सुझाव दिया, जब तुम लिखो
तो दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया करो। जुन्हो ने कहा जरूरत नहीं, क्योंकि मैं शिफ्ट होने वाला हूँ। ये सुनकर डोंगी चौंक गई। उसने बताया कि पास का कंस्ट्रक्शन अब खत्म हो चुका है, अब लिखते समय शोर नहीं होगा। वो तुरंत सामान समेटने लगा और वहां जाकर देखने की तैयारी करने लगा। कब लौटूंगा ये वहीं जाकर तय होगा। इतना कुछ अचानक हुआ कि डोंगी कुछ समझ ही नहीं पाई। उस रात उसे नींद नहीं आई। आखिरकार वो उठी और जुन्हो के कमरे की ओर गई। दीवार पर एक नोट लगा है, बाथरूम का पासवर्ड, पिछली ट्रिप की फ्लाइट नंबर। डोंगी ने पासवर्ड डाला और अंदर चली गई। कमरे की हर चीज जुन्हो की याद दिला रही है। वो चुपचाप बाथटब में लेट गई और उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। उधर कांगसुक ने जेल में जुन्हो के भाई को सच की दवा इंजेक्ट कर दी। दवा असर करने लगी। कांगसुक ने 10 तक उल्टी गिनती शुरू की और जेबो के दिल में दबी सच्चाई बाहर आने लगी। उसने कहा, बचपन में माँ हमेशा जुन्हो को दुलारती थी। उसके साथ रहते हुए वो मुस्कुराती थी, लेकिन मुझे सौतेले पिता से अक्सर मार पड़ती थी। एक दिन जब मैं घर लौटा तो देखा कि सौतेले पिता जुन्हो को पीट रहे हैं। तभी जेबो खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और अपने सौतेली पिता से लड़ पड़ा। उसी पल दोनों भाइयों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। जुन्हो ने मेज पर रखा हुआ चाकू देख लिया। सौतेला पिता मुड़ा और सीधे उस चाकू की ओर झपट पड़ा। अगले ही पल दोनों जमीन पर गिर पड़े। जेबो ने पूरी ताकत लगाकर अपने सौतेले पिता को पीछे खींचा। तभी उसने देखा धारदार चीज उनके शरीर में घुस चुकी है। घबराकर उसने हथियार बाहर खींच लिया, लेकिन उसी पल उसकी माँ ने सब कुछ देख लिया। वो दौड़ कर आई और जुन्हो को जोर से गले लगाया। जेबो ने कांपती आवाज में माँ से कहा, पुलिस को फोन करो, कह दो कि मैंने आत्मरक्षा में किसी को मार दिया है। मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होगी। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। अदालत ने उसे 11 साल की सजा सुना दी। तुरंत जेबो ने अदालत में सच बता दिया कि असल में जुन्हो के हाथ से सौतेले पिता की मौत हुई है, लेकिन जुन्हो ने अपने भाई के खिलाफ गवाही दी। माँ भी चुप रही। उस दिन के बाद जेबो का दिल अपने छोटे भाई और माँ के लिए नफरत से भर गई। उसी दौरान चो जुन्हो से मिलने आया। उसने बताया कि टीवी स्टेशन जेबो के केस को नाबालिग अपराधियों को सुधारने के लिए दिखाना चाहता है। जुन्हो को आज भी लगता है कि उस साल उसके भाई को बहुत ज्यादा सजा मिली, इसीलिए उसने चो से कहा कि जेबो का नाम साफ करने में मदद करे। जाने से पहले जुन्हो ने चो को चेतावनी दी, डोंगमी के आसपास नजर मत आना। चो ने भी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी डोंगमी से ज्यादा करीब मत जाना। जुन्हो ने पूछा, अगर हम किस कर ले तो? चो ने झट से उसे पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? हम 300 दिन से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे उसने छूने तक का मौका नहीं दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जुन्हो से हार गया। गुस्से में उसने आगे बढ़कर जुन्हो के चेहरे पर घूंसा मार दिया। जुन्हो बात को वहीं छोड़ देना चाहता था, लेकिन चो बार बार हमला करता रहा। आखिरकार जुन्हो का सब्र जवाब दे गया। उसने चो को जोर से जमीन पर गिरा दिया। चो फिर भी नहीं माना और दोबारा झपटा, लेकिन इस बार वो फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। घबराकर जुन्हो ने तुरंत उसे देखा। सौभाग्य से चो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली। उसने पूछा, क्या तुम वाकई डोंगमी से प्यार करते हो? जुन्हो समझ गया वो जो भी जवाब देगा चो को फिर गुस्सा आएगा। इसी बीच तायांग को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि किसी को जुन्हो का बटवा मिल गया है। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें जुन्हो हवा से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को शक हुआ कि शायद जुन्हो को मानसिक समस्या है। उन्होंने सलाह दी कि उसे अस्पताल में जांच करानी चाहिए। तायांग ने तुरंत सफाई दी, यह सामान्य है। उसने चेतावनी दी, अगर ये वीडियो बाहर लीक हुआ तो वो उन पर मानहानि का मुकदमा कर देगा। फिर तायांग उस जगह पहुंचा जहां वीडियो में जुन्हो दिखाई दिया था। वो वही घर था जहां जुन्हो बचपन में रहा करता था। तायांग ने जुन्हो को फोन किया और कहा, मैं कांगवो की किताब छापना चाहता हूँ, उसका नंबर भेज दो। जैसे ही मैसेज मिला तायांग ने कॉल किया, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं। दूसरे नंबर पर कॉल किया, वो भी मौजूद नहीं। तायांग का दिल बैठ गया। उसे यकीन होने लगा जुन्हो की हालत वाकई में बिगड़ रही है। अगले दिन वो कांगवो के स्कूल गया। उसे बताया गया कि वो आज स्कूल नहीं आया। तायांग ने उस लड़की से संपर्क किया जिसके घर पिछली बार जुन्हो ने पत्थर फेंका था। उसने पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल जुन्हो जैसा दिखता हो? लड़की ने कहा, दरवाजा खोलते ही मैंने एक आदमी को देखा जो जुन्हो जैसा था। वो अपने बगल की खाली जगह की ओर इशारा कर रहा था
और कह रहा था, ये लड़का तुम्हें पसंद करता है। उसने अपना नाम बताया और फिर अचानक भाग गया। लड़की ने पूछा, क्या वो जुनहो था? तायांग ने जल्दी से मना कर दिया, नहीं, वो आमतौर पर ऐसे कपड़े नहीं पहनता। लड़की ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन तायांग के मन में एक ही सवाल है, क्या जुनहो वाकई हकीकत और वहम के बीच खोता जा रहा है? कुछ ही देर बाद जुनहो ने अपना सामान समेट लिया और अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसे लगा डोंगमी विदा करने आएगी, लेकिन वह नजर नहीं आई। दिल में हल्की सी कसक रह गई। तभी सुक्योंग ने अचानक कहा, सोनू ने मुझे डेट किया है। वो बोला, मैं हमेशा यही सोचता था कि प्यार में जो ज्यादा प्यार करता है वही कमजोर होता है, लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं बनना चाहता। उसने जुनहो से पूछा, क्या कोई तरीका है कि मैं मजबूत बन सकूं? जुनहो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर धीमे से गहरी आवाज में कहा, ज्यादा प्यार करना कमजोरी नहीं होती। कमजोरी तो तब होती है जब दिल खुलने से डरता है। जो दिया है उसे वापस पाना जरूरी नहीं, बस ये जानना काफी है कि प्यार करते हुए तुम खुश हो, यही खुला दिल है। ये शब्द सुक्यांग के दिल में सीधे उतर गए। उसे समझ आ गया कि असली समस्या कहाँ है। जुनहो जब गाड़ी में बैठा तो अचानक रियर वो मिरर में देखकर चौंक गया। डोंगमी पहले से गाड़ी में बैठी है। वो मुस्कुराई और मोबाइल खोलकर उसे दिखाया। मूव करने के बाद उसे क्या क्या करना है। पहला, हर शुक्रवार की रात उनकी मुलाकात होगी। दूसरा, वो समय पर खाना खाएगा। तीसरा, वो सोफे पर नहीं बाथरूम में सोएगा, क्योंकि वही उसे बुरे सपने नहीं आते। डोंगमी जानती है ये बातें अगर वो जोर से कहेगी तो रो पड़ेगी, इसीलिए उसने सब कुछ मैसेज में लिख दिया। गाड़ी से उतरते समय उसका दिल मानो पीछे रह गया। जुनहो धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा है। चौराहे पर अचानक जुनहो ने कांगवू को देख लिया। उसने फौरन ब्रेक मारी, लेकिन एक अनहोनी होते होते बची। गाड़ी अचानक डोंगमी की ओर मुड़ गई। सौभाग्य से दोनों को कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद तायांग जुनहो से मिलने आया। उसने कहा, मेरे सामने कांगवू को फोन करो। जुनहो चिढ़ गया। उसे यह सब बहुत झंझट लग रहा है, लेकिन तायांग बोला, बस ये कॉल कर लो, फिर मैं चला जाऊंगा। जुनहो ने कांगवू को कॉल किया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा है नंबर मौजूद नहीं है, फिर भी जुनहो फोन पर किसी से बात कर रहा है, जैसे सामने वाकई में कोई हो। उसने फोन तायांग को थमा दिया। फोन से सिर्फ बीप बीप की आवाज आ रही है। तायांग का चेहरा कठोर हो गया और उसका मन भारी हो उठा। बाहर निकलते ही तायांग ने तुरंत कांगसुक से मदद मांगी, लेकिन कांगसुक किसी और से मिलने वाला था, इसीलिए उसने बाद में मिलने का वादा किया। इधर चो ने उस साल के जीबो वाले केस डिफेंस लॉयर से संपर्क किया। चो ने भी कांगसुक को साथ लेकर पुराने केस की जांच शुरू कर दी। वकील ने फाइल खोलते हुए कहा, ना जीबो और ना ही जुनहो असली कातिल हो सकते हैं। उसने बताया, जज उस समय रिटायर होने वाला था, इसीलिए मामले को जल्दी निपटा दिया। उसने चाकू की ओर इशारा किया। इस पर दोनों के फिंगरप्रिंट्स थे। लाइटर पर उस फुटबॉल ग्राउंड का नाम लिखा है जहां जीबो अक्सर जाया करता था, लेकिन लाइटर की गर्मी से फिंगरप्रिंट मिट चुके हैं। फिर उसने सबसे अहम बात कही, मृतक की चोट घातक नहीं थी। असल में मौत चाकू की चोट से नहीं, बल्कि धुएं से दम घुटने की वजह से हुई थी। यानी कातिल चाकू पकड़ने वाला नहीं, बल्कि आग लगाने वाला था। लेकिन पुलिस ने केस जल्दी बंद कर दिया और उसकी लाश को जल्द से जल्द दाह संस्कार करा दिया। तब तीनों के मन में एक ही सवाल था, आखिर आग किसने लगाई थी? उसी समय जुनहो डोंगमी को घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अचानक उसने कहा, क्या हम शादी कर ले? डोंगमी जानबूझकर अनजान बन गई। उसने कहा, हाँ, आज साथ में डिनर कर लेते हैं। जुनहो फिर बोला, नहीं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। वो हंसते हुए बोली, तो चलो फिर पीने चलते हैं। जुनहो समझ गया कि वो जानबूझकर बात डाल रही है। उसने पूछा, तुम्हें किस चीज का तनाव महसूस हो रहा है? डोंगमी गंभीर हो गई। ऐसी बातें इतनी हल्के में मत कहा करो। अगर कोई लड़की इसे सच मान ले तो मुश्किल हो जाएगी। जुनहो बेबस सा मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद डोंगमी ने पूछा, तुम शादी क्यों करना चाहते हो? ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब कोई मीठा सा इकरार सुनने को मिलेगा, लेकिन जुनहो की आवाज अचानक भारी हो गई, क्योंकि मुझे बाथरूम में सोना पड़ता है। सर्दियों में मेरी माँ ठंडे लिविंग रूम में सोती थी। मेरा भाई 14 साल से जेल में है। तुम्हारे अलावा किसी और लड़के के सामने मैं ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुमने न सिर्फ मुझसे नफरत की, न मुझ पर तरस खाया, बस वैसे ही स्वीकार किया जैसा मैं हूँ। ऐसी लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। ये सुनते ही डोंगमी का चेहरा भी गंभीर हो गया।
उसके दिल पर एक अनदेखा बोझ आकर बैठ गया। उधर तायांग कांगसुक के क्लिनिक पहुंचा। वो जुनहो का हवा से लड़ते हुए वीडियो दिखाना चाहता है। कांगसुक ने कहा, चलो घटनास्थल देखते हैं। रास्ते में उसने पूछा, कांगवो पहली बार कब दिखाई दिया? तायांग बोला, 3 साल पहले, जब जुनहो को उसके भाई ने चाकू मारा था। घटनास्थल पर पहुंचते ही कांगसुक ने गहरी सांस ली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जेबो ने जेल में बताया था। जेबो ने छोटे भाई को अस्पताल ले जाने के लिए पीठ पर लाद लिया। माँ पुलिस बुलाना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसे रोक लिया और वो गिर पड़ी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। न्यूरोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार माँ को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर था, एक ऐसा अवचेतन रक्षा तंत्र जो इंसान को खुद से बचाने के लिए सच से काट देता है। उसकी चेतना ने खुद को बचाने के लिए अखबार जलाया और आग लगा दी। ये सब जीबो ने भी देख लिया। इसके बाद दोनों भाई भागे। माँ भी सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। जब जेबो को पता चला कि उसके सौतेले पिता की मौत धुएं से दम घुटने से हुई थी, तो उसने अपने भाई को असली दोषी बताया, क्योंकि वो अपनी माँ को बचाना चाहता था। यहीं से जुनहो के भीतर अपराध बोझ जन्म ले गया। 3 साल पहले जब जेबो ने उसे चाकू मारा, तब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई उससे कितनी नफरत करता है। इस अपराध बोझ से जुनहो ने कांगवू को अपने मन में गढ़ लिया, एक ऐसा अस्तित्व जिसे बचाकर वो अपने भाई की नफरत मिटाना चाहता है। शायद एक दिन वो खुद को कुर्बान कर देगा ताकि उसका भाई उसे माफ कर सके। कांगसुक बात करना चाहता है, इसीलिए उसने जुनहो को बार में बुलाया। पहले तो जुनहो ने मना किया, लेकिन आखिरकार वो मान गया। पीते हुए कांगसुक ने पूछा, कांगवू अब कितनी बार दिखाई देता है? जुनहो बोला, पहले कभी कभी आता था, लेकिन डोंगमी को डेट करने के बाद से अब वो ज्यादा आने लगा है। अचानक जुनहो बोला, कांगवू कॉल कर रहा है, लेकिन फोन की स्क्रीन बिल्कुल खाली है। नशे में दोनों घर लौटे। कांगसुक ने डोंगमी को बुलाया ताकि वो जुनहो को कमरे तक पहुंचा दे। उसके बाद वो अपनी एक्स-वाइफ से मिलने गया, जो न्यूरोलॉजी की प्रोफेसर है और डोंगमी की सहकर्मी भी। यांगजिन ने गंभीर लहजे में कहा, तुरंत डोंगमी से बात करो। जुनहो को अस्पताल में भर्ती करना होगा, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। कांगवू को बचाने के नाम पर वो खुद को चोट पहुंचा सकता है और डोंगमी भी खतरे में पड़ सकती है। कांगसुक ने तुरंत डोंगमी को बुलाया। वो आई और समझी कि शायद दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन कांगसुक ने भारी आवाज में कहा, जुनहो की हालत और बिगड़ रही है। यांगजिन ने साफ कहा, मेरे अनुसार उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। डोंगमी हक्की बक्की रह गई। क्या कोई सबूत है? कांगसुक बोला, कांगवू सिर्फ उसकी कल्पना है। डोंगमी को एक पल याद आया जब फोन नहीं बजा था, फिर भी जुनहो ने कहा था कांगवू का कॉल है। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। यांगजिन ने उसे कंप्यूटर दिखाया। वीडियो में जुनहो हवा से लड़ रहा है। यांगजिन ने पूछा, क्या तुमने उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने वाले संकेत देखे हैं? डोंगमी को उसकी कई हरकतें याद आई, लेकिन वो अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही। कांगसुक ने कहा, हमें उसकी माँ को बुलाना होगा, उनकी सहमति जरूरी है। तायांग डर रहा है। वो नहीं जानता कि जुनहो की बीमारी कितनी गंभीर है, और वही डोंगमी के दिल में पहली बार एक डर उतरने लगा। अगर वो उसे खो बैठी तो। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार जुनहो की माँ इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराने को राजी हो गई। उस शाम डोंगमी जुनहो को घर ले जाना चाहती है, लेकिन कांगसुक ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, अगर वह जीबो से सामना हो गया तो तुम क्या करोगी? डोंगमी फूट फूट कर रो पड़ी। वो बोली, मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती। इधर जेल से जीबो की रिहाई हो चुकी है। उसके दिल में अब भी जुनहो के लिए नफरत जिंदा है और वो बदला लेने की तैयारी में है। उधर डोंगमी जुनहो के घर पहुंची। उसने अभी तक कांगवू की बात छिड़ी नहीं थी। वो वाकई में अब उसे प्यार करने लगी है। उसने अपने दिल का सबसे गहरा राज उसके सामने खोल दिया। मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। हाई स्कूल में मेरे पिता अचानक बीमार पड़े। मुझे हैरानी नहीं हुई, बल्कि मेरे मन में ख्याल आया कि काश वो जिंदा ही न रहे। वो बच गए, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैंने माँ के एक दोस्त को फोन किया और पूछा कि वो माँ से मिलने या पैसे देने क्यों नहीं आते। उसके बाद माँ डायरेक्टर के साथ रिश्ते में चली गई। मैंने खुद को ऐसा महसूस कराया जैसे मैंने अपनी माँ को बेच दिया हो ताकि कॉलेज जा सकूं। सब कुछ कह देने के बाद भी जुनहो का प्यार उसके लिए जरा भी कम नहीं हुआ। जब जुनहो गहरी नींद में सो गया, डोंगमी चुपचाप बाथरूम गई। वहां वो फूट फूट कर रोई और यांगजिन को फोन करके एम्बुलेंस बुलाने को कहा। उसी समय जुनहो ने कांगवू से मिलने का वादा किया था। कांगवू ने भी फोन करके कहा
ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। जब डोंगबी बाहर निकली, जुनहो पहले ही जा चुका था। टेबल पर एक चिट्ठी है, वो कांगवू से मिलने जा रहा है। डोंगबी घबरा गई। उसने कांगसुक और तेओंग को फोन किया और कहा, जल्दी चलो कांगवू के घर पर। रास्ते में जुनहो ने कांगवू को अपने सामने से गुजरते देखा। अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। देखते ही देखते जुनहो ने अपनी गाड़ी मोड़ ली और सीधे उस कार से टकरा गया। लड़खड़ाते हुए वो कांगवू की ओर बढ़ा। उसी पल पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। डोंगबी ने कांपते हाथों से जुनहो को एनेस्थीसिया लगाया और उसे जोर से गले लगा लिया। जुनहो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पहले कांगवू को बचाओ। और इस तरह जुनहो को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसे वीडियो दिखाए गए, हवा से लड़ता हुआ जुनहो। हर वीडियो में सिर्फ जुनहो अकेला है। डॉक्टर चाहते हैं कि वे समझे कांगवू सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन 3 साल से कांगवू उसके साथ है, साई की तरह। जुनहो अब भी पूरी तरह नहीं मानता कि कांगवू वास्तव में मौजूद ही नहीं। उल्टा उसे लगता है कि जो कांगवू को देख नहीं पा रहे वो असामान्य है। इसी बीच डोंगबी की मां ने अपनी मौत का नाटक कर दोनों को अलग होने पर मजबूर करना चाहा। उसे डर है कि जुनहो की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और भविष्य में डोंगबी पर बोझ बन जाएगी। डोंगबी ने ऊपर ऊपर हाँ कह दिया, लेकिन चुपके से अस्पताल गई। डॉक्टर की आपत्ति के बावजूद उसने जुनहो से मिलने की जिद की। आखिर इजाजत मिल गई। जुनहो ने उसे देखते ही कहा, आज मैं बेहतर लग रहा हूं ना? मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ, लेकिन अभी एक भी शब्द दिमाग में नहीं आ रहा। डोंगबी ने उसे ढांढस बंधाया। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जुनहो बोला, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, यहाँ मैं खुद नहीं हूँ, मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं कांगवू को फिर नहीं देखूंगा। डोंगबी का दिल टूट गया। फिर भी उसने कहा, इलाज जरूरी है, तुम्हें भ्रम और सच्चाई में फर्क करना होगा। जुनहो बोला, घर जाकर मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। डोंगबी कुछ नहीं कह सकी। आंखों में आंसू लेकर वो कमरे से बाहर निकल गई। बाद में जुनहो और जीबो की मुलाकात हुई। जुनहो ने पब्लिशिंग कंपनी के शेयर उसके नाम कर दिए। जीबो गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे दूर भगाना चाहते हो? जुनहो लगातार माफी मांगता रहा। अचानक जीबो ने उसे घूसा मारा और जमीन पर गिरा दिया। फिर लाते मारते हुए बोला, तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? ये लड़ाई दोनों के दिल की गांठें खोल गई। जीबो अब जुनहो से नफरत नहीं करता। अंत में जुनहो ने अस्पताल छोड़ने का फैसला किया। डोंगबी ने फोन में कहा, अगर तुम अब भी कांगवू को सच मानते हो तो हमें अलग होना पड़ेगा। जुनहो बोला, मैं कोशिश करूंगा। तभी कांगवू उसके सामने आ खड़ा हुआ। जुनहो ने खुद से कहा, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। वो उससे सवाल करने लगा, हम कब मिले थे? 3 साल पहले। तुम किस क्लास में हो? हाई स्कूल 2nd ईयर। जुनहो ठिठक गया। 3 साल पहले भी वो 2nd ईयर में था और आज भी। सच्चाई उसके सामने है, लेकिन वो उसे स्वीकार करने से डर रहा है। वो भागा। कांगवू उसके पीछे दौड़ा। एक कार लगभग उसे कुचल देती। वो गिर पड़ा और तभी उसे याद आया, जब कांगवू को चाकू लगा था वो नंगे पांव था। जब जब जुनहो कांगवू को देखता वो हमेशा नंगे पांव होता। यही उसके भ्रम की सबसे बड़ी विरोधाभास सच्चाई है। उसे याद आया, बचपन में वो खुद भी अक्सर नंगे पांव घुमा करता था। और उसी पल जुनहो समझ गया कि कांगवू कभी था ही नहीं। वो सिर्फ उसके दर्द, अपराध बोध और अकेलेपन से जन्मा एक भ्रम था। जुनहो भागता हुआ डोंगबी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू के साथ सुकून भी। मुझे समझ आ गया है, उसने कांपती आवाज में कहा। कांगवू असल में मौजूद नहीं है, लेकिन वो अब भी मेरे पीछे आ रहा है। वो मदद चाहता है। डोंगबी और जुनहो जोर से एक दूसरे से लिपट गए। जुनहो ने खुद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने का फैसला किया। डोंगबी ने कहा, अगर तुम फिर भी कांगवू से मिलो तो मेरी बात उस तक पहुंचा देना। उसने अब तक तुम्हारी रक्षा की, मैं उसकी आभारी हूँ। अब मैं जुनहो के साथ हूँ, वो निश्चिंत होकर जा सकता है। डोंगबी ने कांगवू के लिए एक तोहफा भी तैयार किया। कुछ दिन बाद अस्पताल के कमरे में जुनहो ने कांगवू को फिर देखा। उसके पांव अब भी जख्मों से भरे हैं। जुनहो चुपचाप एक टब में पानी लाया। उसने कांगवू के पांव धोए, सुखाए और उसे जूते पहनाए। कांगवू ने धीमी आवाज में पूछा, तो अब तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते? जुनहो शांत है। उसने डोंगबी के शब्द उस तक पहुंचा दिए। कांगवू की आंखें थोड़ी उदास हो गई। वो बोला, अगर मैं फिर दिखूं तो मुझे पुकारना मत, और अगर तुम मुझे याद करो तो आईने में देख लेना। और बस 3 साल से जिंदा एक बच्चा सा भ्रम धीरे धीरे गायब हो गया। जुनहो को ऐसा लगा जैसे दिल में
एक बड़ा सा खालीपन रह गया हो। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। तभी डोंगमी आई और उसे कसकर गले लगा लिया। इलाज जारी रहा। अस्पताल में वो हाथ नहीं पकड़ सकते, बस चुपचाप एक दूसरे को छू लेते। जुन्हो के हालात तेजी से सुधरने लगे। दवाइयां भी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन डोंगमी की माँ अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ है। जुन्हो डोंगमी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। उसने कहा, तुम एक ट्रिप पर चली जाओ। इस 1 साल में अगर तुम मुझे भूल गई तो ठीक है, और अगर नहीं भूल पाई तो हम हर हाल में खुश रहेंगे। डोंगमी रो पड़ी। तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? जुन्हो बोला, क्योंकि जब हम फिर मिलेंगे तो मैं कह सकूंगा कि हमने पूरी कोशिश की थी। 1 साल बीत गया। जुन्हो पूरी तरह ठीक हो चुका है। डोंगमी उस समंदर किनारे लौटी जहाँ उसने पहली बार अपना दिल खोला था। हर रास्ता, हर याद, हर पल सब ताज़ा है। उसका प्यार कम नहीं हुआ। वो अचानक सांझा घर लौटी सरप्राइज देने, लेकिन कांगसुक और सुक्यांग ज्यादा हैरान नहीं हुए। डोंगमी झुंझला गई जब उसने जुन्हो को देखा। वो सोच रही थी कि वो बहुत खुश होगा, लेकिन उसने बस इतना कहा, काफी समय हो गया, तुम अब और भी सुंदर लग रही हो। डोंगमी का दिल अजीब सा भारी हो गया। उसने सीधे पूछ लिया, तुम्हारे मन में क्या है? जिन्हो मुस्कुराया, शायद क्योंकि मैं तुम्हें रोज याद करता था, इसीलिए मुझे लगता है जैसे हम कल ही मिले हो। वो उसके करीब आया। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? डोंगमी ने बिना सोचे हाँ कर दी। कुछ समय बाद डोंगमी को पता चला कि वो गर्भवती है। वो खुश नहीं। उसकी सारी योजनाएं बिखर गई। वो जुन्हो पर नाराज हुई, लेकिन जब जुन्हो ने टेस्ट रिपोर्ट देखी, वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। वो खुशखबरी कांगसुक और सुक्यांग को सुनाने गया। तीनों खुशी से झूम उठे। डोंगमी गुस्से में आ गई और उन तीनों पर पानी छिड़क दिया। धीरे धीरे डोंगमी की माँ भी जुन्हो को स्वीकार करने लगी, और यहीं ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की कोरियन सीरीज की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।